जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास दोस्तों, जिसमें हम लोग जीएस का निचोड़ देख रहे हैं क्यू की रिवीजन तरीके से। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों फिजिक्स पे ही बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों कल हमारा पार्ट 1 ही हो चुका था। मतलब हम तो सोचे थे कि एक ही पार्ट में आपको सब पढ़ा देंगे, लेकिन उसको दोस्तों एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा आपको फैक्ट बताना था। ये नहीं सोच रहे थे कि मतलब तेज़ी से आपको पढ़ा करके निकल जाए, ताकि कुछ आपको जानकारी भी हो, कुछ आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर करने में दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। तो हम लोग दोस्तों कल जो था हम लोग जो प्रकाश से हम लोग को शुरू करना है, मतलब कि कुछ कुछ बातें कल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग प्रकाश से आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चे ने दोस्तों नहीं देखा है पार्ट 1 फिजिक्स का, दोस्तों जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उसमें पढ़ाया है, सारी चीज़ों को दोस्तों बताया है। मतलब कि कम समय में जितना हो सके दोस्तों उसको हम बताए हैं, वो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होगा। ये आपको कब पता चलेगा? जब दोस्तों आपको हम PYQ करवाएंगे। PYQ करवाएंगे तो आप खुद दोस्तों उसमें अनुमान लगा लीजिएगा कि हाँ सर ने जितना क्लास करवाया है क्लास के अंतर्गत, उससे हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। वो PYQ कराने के बाद दोस्तों आप उसका क्या कर सकते हैं, खुद दोस्तों आकलन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। आज दोस्तों प्रयास करेंगे कि पूरा हम आज फिजिक्स आपको पढ़ा दें। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको। आज हम शुरू करेंगे प्रकाश से, क्योंकि कल हमारा इधर हो चुका था। आज हम प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश, देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में जानिए, लाइट के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अगर आपसे बोले तो प्रकाश तो आपको पता है कि बहुत सारे आपको मतलब कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से दोस्तों जो भी वस्तुएं होती है उससे आपको मिलते हैं। अगर प्राकृतिक रूप से बोले तो सूर्य क्या है दोस्तों? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों। और ये विकिरण ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? विकिरण। जो हमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है दोस्तों, क्या विकिरण के माध्यम से दोस्तों प्राप्त होती है। विकिरण कहने का मतलब कि कोई भी अगर प्रकाश बिना माध्यम का, मतलब कोई भी चीज़ बिना माध्यम को दोस्तों गमन कर रही, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? विकिरण कहते हैं दोस्तों। तो जो आपका प्रकाश होता है दोस्तों, प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ध्वनि हो गया आपका, इसको क्या पड़ता है? तो माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम को दोस्तों आप ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों प्रकाश से इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो प्रकाश क्या है? विकिरण एक ऊर्जा है दोस्तों। वस्तुओं का दृश्यमान बनाता है। मतलब बिना प्रकाश के दोस्तों आप देख नहीं सकते किसी वस्तु को। दृश्यमान मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए तो प्रकाश पड़ता है दोस्तों किसी वस्तु पर, उससे रिफ्लेक्ट होकर के, परावर्तन होकर के हमारे आंखों पर क्या होता है? प्रकाश आता है। तब जाकर दोस्तों हम क्या करते हैं? उस वस्तु को देख पाते हैं। नहीं तो दोस्तों हम किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होंगे बिना प्रकाश के। सीधी रेखा में चलता है दोस्तों। सीधी रेखा में क्या करता है? प्रकाश आपका गमन करता है। अगर इसकी चाल बोले तो निर्वात में दोस्तों सबसे ज्यादा होता है। निर्वात मतलब जहां पर क्या है दोस्तों? वैक्यूम, मतलब कि खाली है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, वहां पर प्रकाश क्या होता है दोस्तों? उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जहां पर कुछ भी नहीं है वो कहाँ है? प्रकाश की चाल दोस्तों ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात में होती है। कभी आपसे ये प्रश्न हमेशा पूछता है, ध्वनि में भी और प्रकाश में भी। क्या? तो आपसे पूछता है कि ध्वनि सबसे ज्यादा तेज चल सकती है कहाँ? ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे ज्यादा ध्वनि दोस्तों उत्पन्न होती है किससे? ठोस से। वहीं बोलेगा प्रकाश सबसे तेज गमन करती है तो निर्वात में गमन करती है दोस्तों। कभी आपसे पूछ देगा कि ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो निर्वात में दोस्तों ध्वनि गमन नहीं करती है, नहीं उसको हम उत्पन्न कर सकते हैं। जहां पर कुछ रहेगा माध्यम दोस्तों, वहां पर क्या होगा दोस्तों? आपका ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। द्वैत प्रकृति तरंग मतलब कि दोस्तों क्या है आपका? द्वैत प्रकृति। ये दोस्तों द्वैत प्रकृति दिया था डी ब्रोगली ने दिया था। किसने दिया था? ये प्रकाश को कहा था। ये क्या है? प्रकाश। डी ब्रोगली का नाम याद रखिएगा। डी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश क्या है दोस्तों? इसकी प्रकृति द्वि प्रकृति की है। क्या? तो ये दोस्तों तरंग भी है और कण भी है। मतलब कि प्रकाश कण की भांति भी काम करता है और तरंग की भांति दोस्तों काम करता है। तो ये याद रखिए सिद्धांत को, द्वि प्रकृति सिद्धांत दोस्तों प्रकाश के अंतर्गत दोस्तों आता है। तो ये दोस्तों कुछ कुछ बातें थी प्रकाश के बारे में। अब हम लोग आते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं जो प्रकाश के, जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो हम बताएं कि जैसे जैसे माध्यम दोस्तों परिवर्तित होगा, वैसे वैसे क्या होता है? प्रकाश की चाल भी दोस्तों क्या होता है? परिवर्तित होता है। अब दोस्तों कैसे होता है सर? तो उसको बताने के लिए एक फॉर्मूला है। किसी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल आपको निकालना है तो क्या होता है? U बराबर C/μ होता है। अब ये U क्या है, C क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका C क्या है, U क्या है, μ क्या है। तो C जो दोस्तों निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बता दिए 3 × क्या होता है? 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे ज्यादा आपका प्रकाश की चाल निर्वात में दोस्तों होता है। और जो म्यू है दोस्तों आपका अपवर्तनांक होता है, माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहने का मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज कितना सघन है, कोई चीज कितना सघन है, उस सघनता पे ही दोस्तों क्या होता है? प्रकाश की चाल निर्भर करती है। मतलब कि अपवर्तनांक पर दोस्तों प्रकाश की चाल बिल्कुल निर्भर करती है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा दोस्तों
तो प्रकाश की चाल दोस्तों कम होगी, अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल क्या तेज होगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपसे पूछ दें कि बताइए प्रकाश हवा में तेज चलेगा या पानी में तेज चलेगा, तो आप सिंपल बोलिएगा सर कि हवा में क्या होता है, इसकी सघनता कम होती है पानी की तुलना में। आप कैसे पता करेंगे कि सघनता कम है तो तेज है, तो अपना हाथ घुमाइएगा, अपना हाथ क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे कीजिएगा, हवा में कीजिएगा ऊपर नीचे और पानी में कीजिएगा, पानी में हाथ डुबाया कीजिएगा, तो किसमें तेजी से आपका हाथ घूम रहा है उससे पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा सघन है दोस्तों। तो आपका हाथ किस में तेजी से घूमेगा, तो दोस्तों आपका पानी में हवा में घूमेगा। तो हवा क्या दोस्तों, हवा में सघनता आपका कम है पानी की तुलना में। याद रखिए सघनता मतलब वही डेंस की बात कर रहे हैं। तो जहां बताएं कि आपका सघनता दोस्तों ज़्यादा रहेगा वहाँ प्रकाश की चाल कम रहेगी, तो वही बता रहे हैं कि हवा और पानी में बोलेगा प्रकाश की चाल किसमें तेज होगी दोस्तों, तो आपका हवा में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यही क्या है दोस्तों, आपका म्यू क्या है, तो ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक के बारे में बता दिए कि जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा सघन है दोस्तों वही क्या आता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो जैसे जैसे चीज़ों की सघनता बढ़ती है, माध्यम की सघनता बढ़ती है, कोई वस्तु की सघनता बढ़ती है दोस्तों, वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, उसका अपवर्तनांक भी बढ़ता है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, तो 2.42 होता है। क्या होता है, 2.42 इसका हीरा का क्या होता है अपवर्तनांक, क्योंकि हीरा दोस्तों सबसे सघन वस्तु, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा प्रकाश की चाल किसमें ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, कम का कारण क्या है और ज़्यादा का कारण क्या है। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में दोस्तों कुछ कुछ हमको गुण होते हैं, परावर्तन का, अपवर्तन का दोस्तों, ये सब ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश की परावर्तन करने का मतलब दोस्तों, आप पता है कि प्रकाश क्या होता है, गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई यहाँ पर क्या वस्तु है। अब क्या हो रहा है, प्रकाश दोस्तों यहाँ से आपका ये मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य से प्रकाश आ रहा है यहाँ दोस्तों, ये जो आ रहा है दोस्तों प्रकाश की किरण, इसको कहते हैं आपतित उसको बताएंगे हम, बस यहाँ पर संक्षिप्त में बता रहे हैं। अब यहाँ पर टकराया क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों इधर की ओर मुड़ जाता है, मतलब कोई वस्तु से टकरा करके दोस्तों इधर की ओर मुड़ जाता है और ये परावर्तित हो जाता है। तो ये जो किरण आ रही है सतह पर दोस्तों आपतित होती है, टकरा कर जब दोस्तों दिशा बदल देती है वो क्या कहलाती है, परावर्तित कहलाती है दोस्तों। तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सिंपल समझिए कि जब प्रकाश किसी भी चमकदार सतह, मतलब कोई भी चमकदार सतह होगा, वो दोस्तों टकरा कर क्या होता है, वापस उसी माध्यम में, वापस दोस्तों उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम इसमें चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। माध्यम चेंज कहाँ होगा दोस्तों, तो अपवर्तन में चेंज होता है, इसमें आपका माध्यम चेंज नहीं होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो उसी माध्यम में क्या होती है दोस्तों, लौट जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का हम परावर्तन कहेंगे। इसको हम और भी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। हम यहाँ पर ले करके रखे हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सतह है, क्या है, यहाँ पर कोई सतह है, अब सतह है। अब यहाँ से क्या है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो बता दें जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, मतलब आती है सतह की ओर, वो कहलाती है आपतित किरण। क्या कहलाती है, आपतित किरण। और जब सतह पर टकरा कर दोस्तों क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, उसी जो कहते हैं मतलब परावर्तित किरण। यहाँ टकराया फिर क्या हुआ, इधर की ओर मुड़ गया दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित। अब देखिए यहाँ पर सतह चेंज नहीं हुआ, क्या हुआ, सतह चेंज मतलब माध्यम चेंज नहीं हुआ, माध्यम दोस्तों दोनों का सेम है, याद रखिएगा, आपतित का भी परावर्तित का भी। तो परावर्तन में दोस्तों किसी भी माध्यम मतलब वस्तु का माध्यम चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक अभिलंब होता है। क्या होता है, एक अभिलंब होता है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को बांटने का दोस्तों काम करता है। तो यहीं पर दोस्तों निकलता है परावर्तन के नियम। क्या निकलता है, परावर्तन के नियम। अभी तक उम्मीद करते हैं कि परावर्तन आपको समझ में आ रहा होगा कि परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब बता दिए कि प्रकाश की किरण जब किसी भी सतह पर टकरा करके दोस्तों वापस क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन करते हैं दोस्तों। वही माध्यम अगर बदल जाएगा तो कहलाएगा अपवर्तन कहलाएगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो जब किरण दोस्तों आ रही है तो ये अभिलंब है, तो जब किरण आती है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं दोस्तों आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो जब ये परावर्तित हो जाती है, मतलब सतह पर टकरा कर दोस्तों उसी माध्यम में लौट जाती है, और अभिलंब और परावर्तन के बीच में देख रहे हैं कि एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, यही क्या है, इसी से आपका यहाँ पर बन जाता है परावर्तन के नियम। परावर्तन कितने नियम है, तो परावर्तन के दोस्तों दो नियम है। दो नियम क्या कहता है, तो दो नियम कहता है दोस्तों कि जो आपतन कोण होता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है आपका परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, दोनों बराबर होते हैं। मतलब कि आई बराबर क्या होता है, आपका आर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ भी क्या बनेगा, आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये पहला नियम कहता है परावर्तन का। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है वो सतह के एक ही बिंदु पर दोस्तों क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब तीनों क्या होते हैं,
तीनों आपके क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, मतलब कि आपतित किरण आ रहा है या परावर्तित किरण जा रहा है या विलंब जो दोस्तों डाला गया है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही मतलब कि एक ही तल में होते हैं। तो यही क्या था आपका परावर्तन का नियम, पहला था I बराबर R और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं दोस्तों। यही पहला नियम दिया हुआ है आपका, ये दिया है, दूसरा नियम दिया है। अब यहाँ पर कुछ कभी कभी आपसे ऐसे बिहार पुलिस में पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कभी कभी एंगल दे दिया, मतलब कि सतह है, क्या है आपका सतह है, और जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण, इसके बीच में मान लीजिए कि एंगल बन गया है आपका 35 डिग्री, 35 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि आपतित किरण मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताइए, मतलब कि I और R का मान बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर I R निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सतह देख रहे हैं और अभिलंब देख रहे हैं, सतह और अभिलंब के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब ये जो सतह और परावर्तित किरण के बीच दे दिया 35 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। जब 90 बन रहा है दोस्तों, तो ये 90 में से क्या कीजिएगा, 35 घटा दीजिएगा। जब 35 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 55, कितना बचेगा 55, मतलब कि परावर्तन कोण कितना हो जाएगा 55। आपको बताएं कि जब परावर्तन कोण 55 है तो आपका आपतन कोण भी क्या होगा दोस्तों 55 की, दोनों क्या है बराबर है परावर्तन के नियम के अनुसार दोस्तों। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। तो चलते हैं हम आगे, उम्मीद करते हैं आपको परावर्तन का नियम भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्रांतिक कोण के बारे में बात करते हैं। क्रांतिक कोण धैर्य बना के रखिएगा, आपको हम आसानी से समझा देंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। जैसे बताएं कि मान लीजिए कि कोई सतह है, ये क्रांतिक कोण आपका माध्यम में अपवर्तन में काम करता है, अपवर्तन का जो नियम पढ़ते हैं वहां पर काम करता है। तो अभी चलिए पहले अपवर्तन बताएंगे, उसके बाद आपको क्रांतिक कोण बताएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। ये रखिएगा कि हम पर अभी क्रांतिक कोण नहीं बताएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही बताएंगे पहले, लेकिन परावर्तन बता दे रहे हैं ताकि हाँ देखिए अपवर्तन बता दे रहे हैं। अब अपवर्तन क्या होता है, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और फिर आपको हम क्रांतिक कोण समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए दोस्तों हम समझाने के लिए एक नया पेज लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, ये हो गया एक सतह, ये सतह क्या कर रहा है, मतलब कि दो माध्यम को बांटने का काम कर रहा है। जो नीचे आप देख रहे हैं ये मान लीजिए कि क्या है, ये सघन माध्यम है, क्या है आपका, ये सघन माध्यम है, क्या है सघन माध्यम है। ये एक बीच से क्या है गुजरा हुआ है लंब, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। ये आपका क्या है विरल माध्यम है, इधर क्या है विरल माध्यम, ये याद रखिएगा विरल है, ये क्या है विरल माध्यम है। और ये क्या है आपका सघन माध्यम है। सघन मतलब वही बताएं कि जब अपना हाथ घुमाइएगा तो जिस माध्यम में आपका हाथ आसानी से तेजी से घूम रहा है वो कहलाता है विरल माध्यम, और जिस माध्यम में आपका हाथ तेजी से नहीं घूम रहा है वो कहलाता है सघन माध्यम। जैसे पानी बताएं और हवा बताएं, हवा में अपना हाथ घुमाइए और पानी में अपना हाथ डुबा घुमाइए, दोस्तों किस में तेजी से घूमेगा, तो हवा में घूमेगा। तो हवा क्या है विरल माध्यम है और आपका पानी क्या है सघन माध्यम। वही पूछ रहा है कि कांच और पानी में कौन सघन है, तो किसमें आपका हाथ तेजी से घूमेगा, कांच में क्या होगा, कांच पानी की तुलना में ज़्यादा सघन है दोस्तों। तो इस तरह से आप सघनता पहचान सकते हैं एक अपनी भाषा में दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश दोस्तों या किसी कोई प्रकाश दोस्तों क्या हो रहा है, आ रहा है। तो बताएं कि प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है दोस्तों, तो जब यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, विरल से क्या होता है सघन में आता है, तो इसका दोस्तों माध्यम चेंज होता है। क्या होता है, माध्यम जब चेंज हो रहा है, माध्यम जब चेंज हो रहा है दोस्तों, तो इसका जो चाल है वो चाल भी क्या होता है दोस्तों बदल जाता है। मतलब यहाँ पर चाल जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या होता है दोस्तों, ये भी बदल करके ये जो होता है ये मुड़ जाता है किसकी ओर, अभिलंब की ओर। किसकी ओर मुड़ जाता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है आपसे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो वो क्या होता है, तो वो दोस्तों अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, देख रहे हैं अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ कुछ बात बताएंगे हम, कुछ कुछ बात बताएंगे। कुछ कुछ बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका वेग, जैसे आपका वेग, वेग मतलब वही प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं, वेग हो गया। तरंग दैर्घ्य हो गया, तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आवृत्ति के बारे में। क्या बात करेंगे, आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति की बात हो तो पथ, पथ मतलब अब यहाँ वेग, वेग मतलब प्रकाश का वेग। तो जब प्रकाश का वेग अपवर्तन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रकाश का वेग जब भी माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल सर परिवर्तन होगा। क्योंकि बता दिए कि विरल माध्यम जैसे जैसे मतलब किसी भी माध्यम की सघनता बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश का दोस्तों क्या होता है, चाल घटता है। तो ये परिवर्तन होगा, मतलब कि प्रकाश के वेग में माध्यम के घटने बढ़ने पर दोस्तों क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है, तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब दोस्तों आपका, जैसे मान लीजिए कि आप एक, चलिए यहाँ पर ऐसे तो इसको मिटाते हैं हम, चलिए मिटा देते हैं। तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब समझिए यहाँ पर, जैसे प्रकाश बता दिए सीधी रेखा में गमन करती है और वो दोस्तों आपका
मतलब कण की भांति भी गमन करती, तरंग की भांति भी गमन करती है। मतलब इस तरह से भी आपका क्या होता है, प्रकाश गमन करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कण और तरंग दोनों बोलते हैं। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य मतलब होता है दोस्तों, जैसे देखिए प्रकाश ये क्या है आपका, लंबवत भी गमन करता है और समांतर भी गमन करता है। तो ये जो उठा हुआ भाग देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। कुछ कुछ यहाँ पर शब्द है, उसको याद रखिए। ये हो गया स्ट्रिंग। जो नीचे दबा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग, इसको बोलते हैं दोस्तों गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। और इसके बीच की जो दूरी है दोस्तों, मतलब ये जो देख रहे हैं इसके बीच या मतलब कि स्ट्रिंग के बीच की दूरी हो या गर्त के बीच की दूरी हो दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। दो गर्तों के बीच, दो स्ट्रिंगों के बीच दोस्तों जो दूरी होती है, क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग दैर्घ्य। मतलब दूरी जो आपका एक तरह समझिए कि आपका जो डेंग समझते हैं, मतलब कि जो आपका पैर से चलते हैं, कदम चलते हैं, कदम एक यहाँ से एक कदम दूसरा कदम, तो इसी तरह से समझते हैं कि प्रकाश का एक कदम है। क्या, प्रकाश का कदम है। तो अगर हम बात करें कि आप अगर विरल माध्यम में, अगर मान लीजिए आप हवा में आपका जो कदम होगा दोस्तों, क्या होगा, तेज होगा। मतलब कि लंबा भी होगा और तेज भी होगा। वही आप पानी में आइएगा तो पानी में आपका कदम तेज चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या होगा, उसमें परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका कदम छोटा भी हो जाएगा और दोस्तों थोड़ा सा उसमें स्पीड तो कम होगा ही होगा। तो बता दें, तो प्रकाश का जब माध्यम चेंज होता है तो वहाँ पर तो स्पीड मतलब वेग कम होता है। और साथ साथ दोस्तों जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है, मतलब वो आप अपने भाषा में बोले तो एक डेंग मतलब कि कदम दोस्तों। कदम भी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर परिवर्तन मतलब होता है कि माध्यम चेंज होने पर क्या होता है दोस्तों, आपका छोटा बड़ा क्या होगा, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, मतलब प्रकाश के लिए मान लीजिए उसका कदम, वो भी क्या होगा दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जब भी माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपका जो तरंग दैर्घ्य है वो भी क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तित हो जा रहा है। हम अपने शब्दों में समझे तो वो समझिए एक तरह से कदम भी क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो स्ट्रिंग समझ गए, गर्त समझ गए, तरंग दैर्घ्य समझ गए। तरंग दैर्घ्य का मात्रा याद रखिएगा, एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे किसकी, तो प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे थे। तो हम बताएं क्या, अभी बताए रहे थे कि यहाँ पर ये आपका माध्यम है, ये विरल माध्यम हो गया आपका, और नीचे आपका सघन माध्यम था। यहाँ पर क्या था, सघन माध्यम था। प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जब भी विरल सघन में आ रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, या विलंब की ओर मुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है, विलंब की ओर मुड़ जा रहा है। और यही प्रकाश क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर फिर से क्या हो गया, आपका सघन माध्यम आ गया, मतलब विरल माध्यम आ गया। तो जब सघन माध्यम से आपका विरल माध्यम में जाता है तो ये प्रकाश जो देख रहे हैं दोस्तों, क्या होता है, विलंब से दूर भागता है। विलंब से क्या होता है, दूर भागता है। मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करती है दोस्तों, तो अविलंब से मतलब अविलंब की ओर मुड़ती है। और वही सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है दोस्तों, तो क्या होती है, वो अविलंब से दूर भागती है। जैसा कि बताएं अभी हम वेग समझ गए क्या होता है, तरंग दैर्घ्य समझ गए क्या होता है, और आवृत्ति कहने का मतलब दोस्तों एक समझिए कि आपकी जो धड़कन है, आपकी धड़कन, आप जो आपके तरफ जो दिल धड़क रहा है दोस्तों, वही समझिए क्या है, आपका आवृत्ति। वही प्रकाश से समझिए क्या, प्रकाश की आवृत्ति है। तो धड़कन आपका कहीं भी चेंज होगा, मतलब जो दिल आपको धड़क रहा है दोस्तों, या आप कहीं चल जाइए, पानी में चल जाइए, हवा में चल जाइए, अंतरिक्ष में चल जाइए, जो धड़कन धड़क रहा है दोस्तों, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला तो नहीं है। तो उसी तरह से समझिएगा यहाँ पर कि जो प्रकाश का जो धड़कन है, मतलब आवृत्ति है दोस्तों, वो कोई भी माध्यम चेंज होगा, सघन माध्यम हो, विरल माध्यम, उसमें कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि प्रकाश की जब चाल माध्यम बदलता है दोस्तों, तो उसमें कौन स्थिर रहता है, मतलब स्थिर मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाकी आपका वेग, तरंग दैर्घ्य, पथ बताएं, पथ भी क्या होता है, उसमें परिवर्तन देख रहे हैं, कोई अविलंब की ओर मुड़ जा रहा है, उसमें भी अविलंब से दूर भाग रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बात बता रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम पर दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होना की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जैसे देखे ना भाई, बताएं कि ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, प्रकाश की गति आ रही है और क्या हो रही है, पथ मतलब निकलना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, ये डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है, मतलब कि अपना ये इसका अविलंब की ओर दोस्तों मुड़ जा रही है, मतलब पथ में क्या हो गई, विचलित हो गई। तो दोस्तों ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब उम्मीद करते हैं जब प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे आप, तो आप जो हम बताना चाह रहे हैं क्रांतिक कोण के बारे में और आपका ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उसको आप समझाने का कोशिश हम करेंगे। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, इसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये है, हो गया, ये आपका क्या है, अविलंब है। क्या है, ये आपका अविलंब है। इसको हम कर लेते हैं क्या, ये आपका हो गया विरल माध्यम, हो गया सघन माध्यम। अब प्रकाश क्या होता है, हम सघन से विरल में भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रकाश को सघन से दोस्तों विरल में भेज रहे हैं। तो जब प्रकाश को हम सघन से दोस्तों विरल में भेज रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, जब ये जो प्रकाश अब जा रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आपतित किरण। अब आपतित किरण हो गया, और जब ये माध्यम चेंज होकर दोस्तों जब बाहर निकलती है, सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। मतलब वही है जो से हम लोग अभी परावर्तन कोण में पढ़े, मतलब प्रकाश के परावर्तन में पढ़े दोस्तों, यहाँ भी वही बात है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सघन माध्यम में जो आपतित किरण है और ये जो विरल माध्यम में जो परावर्तित किरण जा रही है,
जैसे जैसे दोस्तों हम इसको अगर बढ़ाते हैं, इसका जो सघन माध्यम का जो एंगल यहाँ बन रहा है, इसको जैसे जैसे एंगल इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसको हम इधर की ओर ले जाएंगे, जो फतह है आपका उसको ओर ले जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, ये वाला इधर की ओर डाउन होगा, इधर की ओर क्या होगा, डाउन होगा। एक समय क्या आता है दोस्तों कि जो सघन माध्यम है दोस्तों आपका, इसको जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होता है, जो आप परावर्तित किरण देख रहे हैं, ये वाला जो विरल माध्यम में जो आपका किरण है, ये क्या होता है दोस्तों, ये सतह के बराबर आता है। सतह से क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बना लेता है, सतह से 90 डिग्री का एंगल बना लेता है दोस्तों। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। मतलब कि क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी कोई किरण को, या विरल से बोलिए सघन से बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो जैसे ही हम क्या करते हैं दोस्तों, जो आपतित किरण है उसके क्या करते हैं, एंगल को हम बढ़ाते हैं। मतलब कि इसको जैसे जैसे ऊपर खींचिएगा इसको ना, तो ये क्या होगा, नीचे नीचे धीरे धीरे डाउन होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जो ये आपका परावर्तित किरण है, जो विरल माध्यम में जो किरण है दोस्तों, क्या होगा, आपका सतह पे दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब इस तरह का आपका 90 डिग्री का दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। अब क्रांतिक कोण जब समझ गए हैं दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर और करेंगे दोस्तों, तो ये क्रांतिक कोण है ना, ये भी क्या होगा, उसी माध्यम में आ जाएगा। मतलब उसी माध्यम कहने का मतलब कि ये जो किरण जा रहा था, मतलब कि सघन माध्यम से हम कोई किरण को भेज रहे थे, तो क्या होता है दोस्तों, जब ये एंगल को बढ़ाते हैं तो यही जो किरण, जो परावर्तित किरण है दोस्तों, क्या होता है, पुनः आ जाता है क्या, यहाँ पर आपका उसी माध्यम, मतलब सघन माध्यम में आता है। तो जब किसी किरण को हम जिस माध्यम से भेज रहे हैं, लेकिन पुनः क्या होता है दोस्तों, क्रांतिक कोण के कारण, मतलब क्रांतिक कोण से भी क्या होता है दोस्तों, छोटा हो जाता है। तो जब उसी माध्यम में वापस लौट के दोस्तों आ जाता है, वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण समझ गए क्या होता है, सघन माध्यम से दोस्तों जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो कहलाता है क्या, आपका क्रांतिक कोण। और जब प्रकाश को जब हम किसी माध्यम से क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन पुनः दोस्तों क्या होता है, सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में आ जाता है। वो परावर्तन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपवर्तन की बात कर रहे हैं हम। तो जब ये पुनः उसी माध्यम में आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कहलाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्रांतिक कोण और आपको ये पूर्ण आंतरिक समझ में आया होगा। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर, कि यह सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का 90 डिग्री का मान हो। जैसा कि बताएं हम कि आपका कोई सतह है जो क्या कर रहा है, माध्यम को दोस्तों काट रहा है, यहाँ से आपका विलंब है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सघन माध्यम से कोई किरण को भेज रहे हैं, तो ये आपतित किरण है। अब बताएं कि जैसे मतलब ये गया इधर, अब जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएं, जैसे जैसे मतलब इसके एंगल को हम बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, जो मतलब परावर्तित किरण है, तो ये जो इसके बीच में जो कोण बनना, परावर्तन कोण दोस्तों, ये क्या होता है, सतह पर दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसके बढ़ाने के बाद। तो दोस्तों इसके बीच जो एंगल बनता है वो कहलाता है क्या, आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। वही क्रांतिक कोण के बाद आपका जो नीचे जब एक ही सतह में आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर, प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रवेश करवा रहे हैं। तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, आपतन कोण जो हम भेज रहे हैं वो क्या होता है, क्रांतिक कोण से दोस्तों अधिक होने पर आपतित किरण सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम बताएं, ये आपका हो गया, अभी आप हम भेज रहे हैं, ये आपतित किरण हो गया, ये जाएगा तो परिवर्तित किरण होगा। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, ये क्रांतिक कोण हो गया, तो क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। मतलब कि ये क्या होता है, पुनः जो आपका देख रहे हैं अपवर्तित किरण, या उसको बोल सकते हैं परावर्तित किरण, क्या होता है दोस्तों, उसी माध्यम में जब लौट के आ जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट के आ जाता है, उसी कहते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो छोटा सा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझाने में सक्षम हुए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अब कुछ कुछ उदाहरण है जो आपसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भैया है क्या। तो देखते होंगे मृग तृष्णा, जिसको हम लोग मृग मृच्छा कहते हैं, मतलब मरुस्थल में, रेगिस्तान में दोस्तों क्या होता है, आपको हरियाली दिखता है, पानी दिखता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कटा हुआ हीरा क्या होता है, चमकता है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु का दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है। एंडोस्कोप दोस्तों का जो काम करता है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है। अब हम लोग आगे आते हैं, ये आपको हम समझा दिए अपवर्तन। तो अपवर्तन का देखिए यही अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, वही जो से बताया परावर्तन के बारे में वही। तो ये जो आ रहा है दोस्तों, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, माध्यम समझ गए क्या होता है, ये अभिलंब हो गया आपका, जो आ रहा है वो आपतित किरण, जो क्या हो रहा है दोस्तों, अपनी दिशा बदल दे रहा है दोस्तों, मतलब वो विचलित हो जा रहा है, वो कहलाता है अपवर्तित किरण। मतलब कि इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो होता है अभिलंब, और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो वाला अपवर्तन कोण कहलाता है, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है दोस्तों वो आपका आपतन कोण कहलाता है। तो ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यही कहलाता है क्या, आपका कहलाता है आपका
प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता दिए कि जब प्रकाश, यहाँ देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जैसा कि बताएं, ये आपका अभिलंब, ये विरल माध्यम है, अब ये सघन माध्यम आएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वही जब यहाँ से आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दोस्तों दूर भागेगी। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। वही बात बता रहा है यहाँ पर कि जब प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश आपका किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो दोस्तों वो अभिलंब से दूर भागा। देखिए अभिलंब से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। प्रकाश के जो अपवर्तन है उसका कुछ उदाहरण होता है। जैसे कभी कभी देखते होंगे आप कि जल में जो डूबी हुई छड़ी होती है, कोई छड़ी को डुबाइएगा, जल में छोड़िए, घर में अपना पेंसिल को डुबाइएगा गिलास में लेकर के, कांच वाला गिलास को में लेकर के, तो लगेगा कि जो टेढ़ा हो गया। क्या हो गया, टेढ़ा मतलब समझ रहे हैं ना, मुड़ गया है। तो जल में जब डूबी हुई छड़ी होती है दोस्तों, वो क्या होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, देखते हैं लगता है तारा टिमटिमा रहा है, तो दोस्तों तारा टिमटिमाता नहीं है, बल्कि जो वायुमंडल है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है। जल में पड़े सिक्के अपने वास्तविक जगह से दोस्तों ऊपर दिखा देते हैं। मतलब कि जल से संबंधित कोई भी क्रिया अगर आपको होगी, सिंपल समझिए, याद रखने का, कि जल से संबंधित कोई भी अगर क्रिया होती है, जल से संबंधित कोई भी काम हो रहा है, जैसे मछली ऊपर दिख रहा है या सिक्का ऊपर दिख रहा है, छड़ी दिख रही है, जैसे पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है, तो सब अपवर्तन के कारण, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। एक याद रखिएगा, तारों का टिमटिमाना, ये भी दोस्तों आपका अपवर्तन के कारण ही हमें होता है। अब आते हैं प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जैसा कि बताया था आपको कि प्रकाश जब का माध्यम चेंज हो रहा है तो आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और आपका वेग बदल जाता है। जैसे बताया प्रकाश का चल बदल रहा है ना, निर्वात में कुछ और हो जाता है। निर्वात मतलब कि वो भी हो गया विरल माध्यम हो गया। वही निर्वात से मान लीजिए आप हवा में समझिए, हवा से अगर पानी में आ रहा है तो क्या होगा, वहाँ पर उसका चाल बदल जाएगा। अपने आप को रख लीजिएगा, अगर आप हवा में चल रहे हैं, हवा से पानी में आइएगा तो आपका स्पीड कम होगा, तेज चलेगा तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया, डेंग बताया। डेंग मतलब कि क्या, आपका कदम। मान लीजिए कि हवा में आप कदम ले रहे हैं तो यहाँ से लेकर एक कदम यहाँ है तो दूसरा कदम यहाँ है, वही पानी में आइएगा तो एक कदम यहाँ रखेगा, एक कदम यहाँ रखेगा, तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य भी क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति मतलब कि आपका हार्ट बीट, मतलब कि जो धड़कन है दोस्तों वो बदलने वाला नहीं है। तो इस तरह से उसको आप याद रख सकते हैं। हम लोग इस तरह से याद रखते थे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकाश का प्रकीर्णन सर होता क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे प्रकाश आती है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ रही है, तो आपको पता है कि पृथ्वी पर दोस्तों वायुमंडल है। क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडल है। और वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे दोस्तों क्या होते हैं, कण होते हैं। वायुमंडल के छोटे छोटे कण होते हैं। तो उस पर क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की किरण पड़ती है। मान लीजिए कि आपका छोटा 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 छोटा, एक मिनट यार, अब ठीक है, बड़ा दिख रहा होगा। हाँ, ये मान लीजिए क्या, छोटा 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 कण है वायुमंडल का। अब यहाँ पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जब दोस्तों ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये छोटे छोटे कण पर क्या होता है दोस्तों, ये छोटे छोटे कण पे पड़ने के कारण दोस्तों क्या होता है, तो फैल जाता है। मतलब छोटे छोटे कण क्या होता है, प्रकाश दोस्तों फैला देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पड़ा तो प्रकाश को क्या करते हैं, छितार देते हैं। सिंपल समझिए, क्या करते हैं, छितार देते हैं, मतलब कि उसको फैला देते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का दोस्तों परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का हम लोग प्रकाश का कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब वही छितराना, मतलब कि बिखराव कर देते हैं प्रकाश के किरण को। देखो, वायुमंडल के कण द्वारा प्रकाश के किरणों का बिखराव होता है। क्या, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। जिनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, मतलब जिनका तरंगदैर्घ्य मतलब बताएंगे, तरंगदैर्घ्य से बताएं, डेंग, अभी डेंग, वही डेंग मतलब कदम, तो वही समझिए क्या है, जिसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन से अधिक होता है। मतलब छोटी प्रकाश, जिसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों छोटा है, उसका जो प्रकीर्णन होगा अधिक होगा। कहने का मतलब कि जिनका दोस्तों डेंग क्या होगा, छोटा होगा, वो दोस्तों ज़्यादा बिखरेगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप इंद्रधनुष देख रहे हैं, इंद्रधनुष छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने जीवन में देखते हैं बहुत सारा कलर होता है, बहुत सारा कलर, तो कौन सा कलर ज़्यादा मतलब बिखरता है, तो आप बोलिएगा सर नीला हो गया, बैगनी हो गया, ये सब। सबसे कम कौन बिखरता है, तो बोलिएगा सर लाल। लाल जल्दी तेजी से, मतलब उसका फैलाव दोस्तों नहीं होता है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ बता रहा है कि प्रकीर्णन बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है और लाल रंग का दोस्तों सबसे कम होता है। क्या, तो प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों। उदाहरण के लिए वातावरण में प्रकाश का बिखराव, आकाश का नीला दिखाई देना दोस्तों क्या होता है, आपका ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसे देख रहे हैं आकाश नीला दिख रहा है, पानी नीला दिखता है आपको, ये सब क्या होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। या कभी कभी देखते हैं सुबह सुबह होता है तो सूर्य आपको लाल दिखता है, या शाम में जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य आपको क्या दिख रहा है, लाल दिखता है। तो ये लाल क्यों दिख रहा है दोस्तों, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। ये जरूर याद रखिएगा, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो आपको सूर्य लाल दिख रहा है दोस्तों, वो किसके कारण दिख रहा है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी याद रखिएगा, आकाश नीला दिख रहा है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गई होगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है।
अब हम लोग आगे आते हैं, जैसा कि बताएं कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है। प्रकीर्णन या समझिए विचलन, इसको अन्य भाषा में विचलन नहीं बोलते हैं। तो बोलिएगा सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष के बारे में पढ़े होंगे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। उसके लिए एक ट्रिक भी पढ़े होंगे वीव ग्योर। अगर देखते हैं आगे इंद्रधनुष का होगा तो हम पढ़ा देंगे। उसके लिए क्या होता है वीव ग्योर, हम लोग हिंदी में दोस्तों बोलते थे वैजानी हैप्पी नाला। तो वैजानी मतलब वै से हो रहा था, मतलब बैगनी। बैगनी रंग का दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, बिखराव होता है, मतलब कि प्रकीर्णन होता है। और सबसे लास्ट में क्या है, वैजानी हैप्पी नाला। क्या है दोस्तों आपका, ल है, ल मतलब लाल हो गया, ल से क्या हो गया लाल, उसको हम बताएंगे अभी। तो लाल का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम लोग जो भी यातायात होता है सिग्नल, वहाँ पर लाल रंग का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं रेड सिग्नल के रूप में। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पर वर्ण विक्षेपण। हाँ, यहीं पर आपका हम इंद्रधनुष के बारे में बता देंगे आपको। वर्ण विक्षेपण क्या होता है समझिए। यहाँ पर वर्ण विक्षेपण जैसे अभी समझे ना आप, प्रकीर्णन उसी तरह से होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब कि जो रंगों का दोस्तों क्या होता है, जो फैलाव होता है, तो रंगों का, श्वेत रंग का जो हम फैला रहे हैं तो क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए श्वेत प्रकाश, ये क्या है, एक प्रिज्म है। क्या है, एक प्रिज्म है। यहाँ से हम श्वेत प्रकाश को दोस्तों गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रवेश करवा रहे हैं। तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, प्रिज्म से गुजरने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये 7 रंगों में बदल जाता है। क्या होता है, 7 रंगों में दोस्तों विभक्त हो जाता है, मतलब दोस्तों बट जाता है। इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। समझ गए। अब यहाँ पर इसको बताने से पहले एक और बताते हैं। जैसे 7 रंग हो गया, अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रिज्म और है, एक प्रिज्म हमारे पास और है। अब इस 7 रंगों को जब हम इस प्रिज्म से गुजारेंगे ना, तो यहाँ पर आपको श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, श्वेत प्रकाश। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 7 रंग दिख रहे हैं, जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इसी को दोस्तों हम लोग याद रखते थे वीव ग्योर से, VIVG, इस तरह से वीव ग्योर बोलते थे। V से हो गया आपका वायलेट, I से ये आपका हो गया इंडिगो, V से ब्लू, G से हो गया ग्रीन, Y से येलो, और O से हो गया ऑरेंज, R से हो गया रेड। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जो V है दोस्तों, ये V जो आपका वायलेट है, जिसको हम बैगनी बोलते हैं, हिंदी में लोग इसको याद रखते थे वैजानी हैप्पी नाला। जैसा कि बताएं आपको, वैजानी हैप्पी नाला। जैसे याद रखना, जैसे बै है तो बैगनी हो गया, ज से जामुनी हो गया, नी से नीला हो गया, उसके बाद ह है तो हरा हो गया, पी से पीला हो गया, न से नारंगी हो गया, और ल से तो क्या हो गया आपका, ये लाल हो गया। तो जैसे हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में जैसे आपको सुविधा है उस तरह से याद रखिए। तो वीव ग्योर। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कुछ कुछ आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसी तरह से क्या इंद्रधनुष में आपका रंग भी है। इंद्रधनुष में रंग, इंद्रधनुष में होते हैं दो तरह के होते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समझ लीजिए, जो आप देख रहे हैं ये 7 रंग इंद्रधनुष हो गया। इंद्रधनुष में पूछेगा आपसे कि यही 7 रंग होते हैं, तो इसमें पूछेगा ना, इसमें बीच का रंग कौन है, इसमें श्वेत इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, या पूछ देगा आपकी कि माध्यिका रंग कौन है। माध्यिका रंग तो देख लीजिएगा, बीच में कौन है, तो आपका ग्रीन है, बीच में कौन है, आपका ग्रीन है। इसी में आपसे पूछ देगा कि जो आप देख रहे हैं कि इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग कौन है। तो वही बताएं कि जामुनी दोस्तों जो है आपका है, सॉरी बैगनी जो है आपका, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा विचलित होता है। और सबसे कम कौन होता है विचलित, वही दोस्तों आपका होता है कौन, लाल रंग होता है। इसी को हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे आपका ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है। अब यहाँ पर ये समझ गए। तो यही क्या होता है, ये तरंग दैर्घ्य निर्धारण करता है। इसी क्या करता है, तरंग दैर्घ्य, मतलब कि यहाँ तरंग दैर्घ्य और जो आपका प्रकीर्णन है वही विचलन है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा, या समझ लीजिए जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, उसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होगा। क्या बताएं हम, कि जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा उस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। जैसे बताएं कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका है, तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा मतलब फैलाव किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है, तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। वहीं बोले हैं कि प्रकीर्णन सबसे कम किसका है, तो लाल रंग का है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये याद रखिए, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये याद रखिएगा। अभी पूछा है कि आपका इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाला रंग कौन है, सबसे ऊपर दोस्तों लाल होता है। ये जो वीव ग्योर बताया ना, ये मत समझिए कि वी मतलब जामुनी जो बैगनी है आपका वो ऊपर होगा, नहीं, ये दोस्तों आंतरिक कलर है, बस याद रखने के लिए ट्रिक बताए हैं। वो रेड जो होता है, रेड आपका सबसे ऊपर होता है, और ये जो है सबसे अंदर होता है, सबसे नीचे कौन होता है आपका, ये जो आपका बताएं बैगनी रंग सबसे नीचे होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष क्या होता है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर ही लेते हैं। इंद्रधनुष देखे ही होंगे आप, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष का निर्माण होता है कब होता है, तो समझिए यहाँ पर 2-3 बात आपको बता देते हैं।
इंद्रधनुष जब भी बनेगा दोस्तों, ये दोपहर 12 बजे कभी नहीं बनेगा। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कभी नहीं बनेगा। कभी कभी प्रश्न पूछ देता आपसे कि दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ बनता है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो दोस्तों दोपहर 12 बजे आपका इंद्रधनुष कभी नहीं बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इंद्रधनुष जब भी बनेगा दोस्तों, वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। जब भी सूर्य होगा उसके विपरीत दिशा में दोस्तों बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये इंद्रधनुष कैसे बनता है तो इसको समझिए अब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ पर वर्षा की बूंद है या कोई माध्यम है। अब यहाँ से कह रहा है सूर्य की प्रकाश दोस्तों आ रही है। सूर्य की प्रकाश दोस्तों क्या हो रही है, आ रही है। ये आपका आपतित किरण हो गया। अब क्या होता है, अब यहाँ पर सूर्य की प्रकाश आ रही है, यहाँ से फिर ये टकरा करके दोस्तों यहाँ पर आ जा रही है। मतलब ये बाहर नहीं जा रही है, मतलब इसी माध्यम में पुनः लौट करके आ जा रही है। उसी माध्यम में पुनः वापस लौट करके इस माध्यम में गई, अब पुनः उसी माध्यम में लौट कर दोस्तों फिर बाहर आ गई। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका इस तरह से आपका निर्माण होता है किसका, तो इंद्रधनुष का। मतलब कि अगर आपसे पूछेगा कि जो इंद्रधनुष है उसका निर्माण कैसे होता है। अब इंद्रधनुष भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक, एक होते हैं द्वितीयक। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक क्या है सर, तो जब आपसे पूछेगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार आ रहा है, फिर यहाँ पर ये भी आ ही रहा है, याद रखिएगा। तो जब दो बार अपवर्तित, जब प्रकाश की किरण दो बार क्या होती है, अपवर्तित होती है, और एक बार क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन होता है और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है ना, इस माध्यम में जाया, फिर उसी माध्यम में क्या हो दोस्तों, उसी माध्यम से फिर वापस आ रहा है। मतलब उसी माध्यम से फिर वापस आ रहा है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, कहला रहा है यहाँ पर, जब बता दिया कि एक ही माध्यम में प्रकाश की किरण लौट करके आ जाएगी तो कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसा कि बताया था आपको। तो जब दो बार क्या होगा, अपवर्तित होगा और एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा दोस्तों, कहलाएगा वो प्राथमिक इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है दोस्तों वो ऊपर होता है, और जो बैगनी बताएं वीव व्यूअर में वो जो नीचे होता है, क्या होता है, नीचे। जैसा आपको वो दिखाएं, वो सिंपल जैसा देखते हैं वो दोस्तों। अब द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये जो द्वितीयक बताएं, द्वितीयक कैसे बनता है, जैसे वही द्वितीयक हो गया। द्वितीयक में क्या होगा दोस्तों, आपका दो बार क्या होगा, दो बार तो अपवर्तित होगा ही, और दोस्तों क्या होगा, दो बार आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मतलब कि दो बार आपका अपवर्तन होगा और दो बार जब पूर्ण आंतरिक आपका परावर्तन होगा दोस्तों, तब वो कहलाता है क्या आपका, वो कहलाता है द्वितीयक इंद्रधनुष। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आपका जो बैगनी है, बैगनी जो आपका वायलेट है दोस्तों ऊपर रहेगा, और रेड क्या होगा, नीचे रहेगा। वायलेट ऊपर, रेड नीचे दोस्तों। जो प्राथमिक इंद्रधनुष है दोस्तों वो आपको साफ दिखेगा, लेकिन जो द्वितीयक होगा दोस्तों ये दिखेगा, इन आपको धुंधला दिखेगा। क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा दोस्तों। तो ये कुछ कुछ बातें इसको नोटिस करके रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। ये जो बन रहा है दोस्तों ये प्राथमिक है, मतलब इस तरह का रहेगा प्राथमिक, रेड ऊपर रहेगा और ये क्या रहेगा, वायलेट नीचे रहेगा। अब ये जब बनेगा आपको द्वितीयक बनेगा तो आपका वायलेट ऊपर रहेगा और रेड दोस्तों नीचे रहेगा। ये जो है साफ दिखेगा, ये जो दिखेगा दोस्तों धुंधला दिखेगा थोड़ा सा, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आगे हम लोग। हाँ देखिए यहाँ पर दे भी दिया है, क्या दिया है कि प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण द्वारा प्राप्त रंगीन प्रकाश किरणें का क्रम क्या है, ऊपर से नीचे, आधार से ऊपर है, आधार से ऊपर मतलब आधार में कौन है आपका, वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड दोस्तों। ये क्या है, इसको वीव ग्योर याद रखिएगा, नहीं तो बताएं आपको बैजानी, हैप्पी नाला, बैजानी, जैसे आप याद रख सकते हो वैसे याद रखिए आपकी सुविधा के लिए। बैजानी, हैप्पी नाला भी याद रख सकते हैं, ये भी आपके लिए सुविधा है, नहीं तो वीव ग्योर याद रखिए। लाल रंग का प्रकाश क्या होता है, तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे इसका अधिक होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन दोस्तों क्या होता है, सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब कि बिखराव। बैगनी का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे कम होता है, इसलिए इसका बिखराव दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य में क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये भी आपके लिए बेहतर है। अब आते हैं आगे हम लोग, आगे क्या है, आगे है हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब के बारे में पढ़ना था। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के पढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा एक रंग के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग के बारे में सुने होंगे, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर के बारे में। तो प्राइमरी कलर तो आपको पता होगा, प्राइमरी कलर आपको पता होगा क्या होता है, RGB होता है, RGB होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि R मतलब रेड, लाल हो गया, ये हरा हो गया, ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये आपका मतलब कि ब्लू मतलब कि नीला हो गया। अब यही जो हम दो प्राथमिक रंग को मिलाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा आपका सेकेंडरी कलर, मतलब कि द्वितीय कलर बनेगा। जैसे बताएं कि प्राथमिक कलर क्या है आपका, RGB है। RGB क्या है दोस्तों आपका प्राइमरी कलर, इसको कहा जाता है RGB को। इसके मिलाने पर जो भी दूसरा कलर बनता है दोस्तों वो कहलाता है क्या आपका, वो कहलाता है आपका द्वितीय कलर कहलाता है। अब ये यहाँ पर याद रखना है कि मतलब कि R और G मतलब कि रेड को और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रीन को और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और रेड को ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाल और नीला को मिलाने से क्या बनता है, लाल और हरा को मिलाने से क्या बनता है,
और यहाँ पर आपका हरा और ब्लू को मिलाने से क्या बनता है, ये याद रखिएगा। फिर से इसको मिटाते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे उस पर चलते हैं हम लोग, बताएंगे जैसा कि आपको अभी हम RGB क्या है। तो RGB मतलब R से रेड, G से हो गया ग्रीन, B से हो गया आपका ब्लू, मतलब ये प्राइमरी कलर है, मतलब क्या हो गया, प्राथमिक कलर है। अब हम दो प्राइमरी कलर को मिलाते हैं दोस्तों तो हमको मिलता है क्या, सेकेंडरी कलर। तो R और G को मतलब लाल को और हरा को मिलाएंगे दोस्तों तो हमको मिलता है पीला। क्या मिलता है, पीला मिलता है, मतलब कि येलो मिलता है, याद रखिएगा। और जब आप ग्रीन को और ब्लू को मिलेगा तो मिलेगा दोस्तों सियान कलर। क्या मिलता है आपको, सियान कलर मिलता है। घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके। और जब आप रेड को मतलब कि आप लाल को और ब्लू को मिलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मैजेंटा। क्या मिलेगा आपको, मैजेंटा कलर मिलेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों, आपका पीला, सियान और मैजेंटा क्या है दोस्तों, द्वितीयक कलर है। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण कलर। क्या होता है, संपूर्ण कलर। अब ये संपूर्ण कलर क्या होता है, तो संपूर्ण कलर का मतलब होता है दोस्तों जब आप प्राइमरी कलर को और आप ना सेकेंडरी कलर को मिलाइएगा तो क्या बनेगा। तो जब हम लाल को सियान के साथ मिलाएंगे तो दोस्तों बनता है व्हाइट। क्या बनता है, व्हाइट बनता है। और जब पीला को मिलाएंगे ब्लू के साथ तो भी व्हाइट बनेगा। जब ग्रीन को मिलाएंगे मैजेंटा के साथ तो भी क्या बनेगा दोस्तों, व्हाइट बनेगा, याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संपूर्ण कलर बोलते हैं दोस्तों। मतलब कि प्राइमरी कलर को और सेकेंडरी कलर को मिलाने से क्या बनता है दोस्तों, आपका व्हाइट कलर बनता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये ट्रायंगल जो बना है दोस्तों ये अपना कॉपी में बना लीजिएगा, नहीं तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। RGB हो गया, RG को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, G और B को मिलाएंगे तो सियान बनेगा, और RB को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। संपूर्ण कलर के बारे में बता दिया कि प्राथमिक और द्वितीय कलर के मिलने से आपका संपूर्ण कलर बनता है। तो ये भी दोस्तों आपका उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग दर्पण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। दर्पण कहाँ दिया है भाई, दर्पण यहाँ तो हो गया हम लोग का, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहीं दिया है। अब बात करते हैं दर्पण। तो दर्पण के लिए दोस्तों थोड़ा सा बताएंगे कि दर्पण, तो दर्पण जो होता है दोस्तों वो 3 तरह के होते हैं। दर्पण क्या होते हैं दोस्तों, आपके 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं सर 3 तरह के, तो एक होते हैं आपके जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, शॉर्ट में लिख रहे हैं। दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण, और तीसरा होता है दोस्तों आपका समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, और अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो उत्तल दर्पण का जिसका दोस्तों परावर्तक पता उठा हुआ है, मान लीजिए कि ये दर्पण है जिसका परावर्तक पता क्या होता है, उठा हुआ रहता है। ये उठा हुआ है, तो जिसका उठा हुआ रहेगा दोस्तों ये हम कलर कर दिए हैं, मतलब ये इसको रंग दिए हैं। क्या कर दिए हैं दोस्तों, रंग दिए हैं। दर्पण और लेंस में अंतर याद रखिएगा कि दर्पण से दोस्तों आप आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन लेंस से क्या होगा, आप आर पार दे सकते हैं। कभी आपसे पूछे कि दर्पण और लेंस में क्या है, कहीं मान लीजिए उत्तल दर्पण उत्तल लेंस बोल दिया, अब सिंपल पूछेगा लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, तो हम लेंस से आर पार देख सकते हैं किसी वस्तु को, लेकिन दर्पण से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो दर्पण का होता है दोस्तों पीछे वाला होता है रंगा होता है। क्या होता है, रंगा होता है। रंगा किस ओर रंगा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा दाईं ओर रंगा जाता है। किस ओर रंगा जाता है, दाईं ओर। तो जिस सतह का परावर्तक है, जिस किसी वस्तु का परावर्तक सतह दर्पण का उठा हुआ है तो उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो उसे उत्तल, उसे उठा, जेकर उठल है वो उत्तल है, जेकर क्या है उठल है वो क्या है दोस्तों, उठल है। और जिसका धसल है मतलब जिसका धसा हुआ है क्या, तो परावर्तक पता बताएंगे हमेशा क्या होगा, बाईं ओर होगा। हमेशा क्या होगा, ये जान लीजिए दर्पण बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया और आपका ये हो गया। हमेशा बताएं कि जो कलर कीजिएगा हमेशा दाईं ओर कीजिएगा। तो यहाँ पर कलर कर दे रहे हैं, तो यहाँ कलर कर दिए, यहाँ कलर कर देंगे, ये कलर कर दिए, हो गया। तो आप पूछें कि इसमें उत्तल कौन है अवतल कौन है, तो बता दें कि जिसका उठल है, जिसका उठल मतलब कि ये उठल है, इधर तो कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है, इधर आपका रंगा हुआ भाग है। तो ये इसका परावर्तक पता मतलब ये वाला देख रहे हैं बाहर वाला, ये क्या है, उठा हुआ, तो इसको बोलेंगे उत्तल बोलेंगे। अब जिसका धसा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अवतल बोलेंगे। ये ध्यान में दिमाग में डाल के रखिएगा, जिसका परावर्तक पता उठल है उत्तल है, जिसका धसल है वो अवतल है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ कुछ प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। अब कभी आपसे पूछ दे कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है सर, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे तो इसमें आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसी दर्पण में बन रहा है दोस्तों तो हमेशा वो सीधा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ये दिमाग में डाल दीजिए। प्रतिबिंब पढ़ाएंगे अभी हम, प्रतिबिंब के बारे में जानकारी चलिए पहले दे देते हैं, पहले ये बताते हैं उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो जब भी किसी भी दर्पण में या किसी भी लेंस में आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो दोस्तों हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी दर्पण लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जिसमें वास्तविक बन रहा है वो हमेशा उल्टा बनेगा, जिसमें आभासी बन रहा है वो हमेशा सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है, आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है और ये हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद आपको चलिए हम नया पेज लेते हैं और बताते हैं
जैसे कि बताएं क्या उत्तल दर्पण के बारे में उत्तल दर्पण के बारे में क्या बताना है तो इसमें प्रतिबिंब बोलेगा, तो प्रतिबिंब बताया क्या बनेगा, तो आभासी बनेगा, पहली बात आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और छोटा बनेगा, क्या बनेगा आपका, छोटा मतलब कि स्मॉल बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण ही बोलते हैं। कई बोलते हैं कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो हम लोग ये उत्तल दर्पण को ही कहते हैं। अभी सर ये अपसारी क्या होता है, तो अपसारी का मतलब होता है दोस्तों जो प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है, जो प्रकाश को, जो दर्पण प्रकाश को फैलाने का काम कर रहा है, मतलब कि इसको बिखरने का, देखिए फैलाने का जो काम कर रहा है, फैलाव जो कर रहा है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, अपसारी कहते हैं। तो जो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। इसी कारण देखते हैं आप कि जो सड़क के किनारे लाइट लगा रहता है वो हो गया आपका, सड़क के किनारे लाइट लगाते हैं वो, मतलब जिसको हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, वो हो गया आपका। तो इसमें क्या लगा रहता है, तो इसमें दोस्तों लगा रहता है कौन सा दर्पण, तो इसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा था, क्योंकि ये प्रकाश को क्या कर रहा है दोस्तों, फैलाने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रकाश का फैलाने का काम कर रहा है। और जो अवतल दर्पण है, चलिए अवतल दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये क्या करता है, इसमें अगर आपसे पूछ दें प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें दोस्तों आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, क्या बनता है आपका, वास्तविक बनता है, मतलब कि रियल बनता है। और वस्तुओं की स्थिति के कारण उसमें आभासी बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब ये वास्तविक बन रहा है दोस्तों, तो ये क्या होगा आपका, उल्टा होगा, क्या होगा आपका, उल्टा होगा, ये भी याद रखिएगा, उल्टा होगा। और वस्तु से दोस्तों बड़ा बनता है, क्या बनता है, वस्तु से आपका बड़ा मतलब बिग बनता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी, क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी। उसको अब जब अपसारी बोले तो क्या बोलेंगे, अभिसारी। अभिसारी क्यों बोलते हैं सर इसको, तो अभिसारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रकाश को दोस्तों केंद्रित करने का, मतलब कि सिकोड़ने का काम करता है। प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर दोस्तों सिकोड़ने का ये काम करता है। इसीलिए देखते हैं कि आप जो अपना जो आपका टेबल लैंप होता है, जो घर में पढ़ाई स्टडी टेबल होता है, वहाँ पर एक लैंप लगाते हैं, तो वहाँ पर आप प्रकाश को फैलाना नहीं चाहते हैं, मतलब पूरे घर में आप प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं बस वहीं पर प्रकाशित हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो टेबल लैंप होता है आपका, वहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है उसमें, या आपका जो देख रहे हैं ENT मतलब कि जो आँख कान नाक का डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, तो किसका इस्तेमाल करता है, तो दोस्तों इस्तेमाल करता है अवतल दर्पण का, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है, एक ही जगह पर फोकस करना चाह रहा है दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। बाकी जो समतल दर्पण है दोस्तों, इसका जो क्या होता है, परावर्तक पथ प्लेन होता है, क्या होता है, प्लेन होता है दोस्तों। जैसे आपके घर में जो होता है मिरर, वो दोस्तों क्या होता है, वो आपका ये समतल दर्पण ही होता है। इसमें जो इमेज बनेगा, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये क्या बनता है आपका, आभासी बनता है। आभासी बनेगा, जाहिर सी बात है क्या होगा इसमें दोस्तों, आपका ये सीधा बनेगा, क्या बनेगा आपका, सीधा बनेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और वस्तु का दोस्तों बराबर बनता है, क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है कौन, समतल दर्पण में। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तल समतल और अवतल दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा वही कौन उठल है कौन सस्सल है, वो पूछेगा आपसे कि परावर्तक पथ उत्तल दर्पण के बारे में कौन सही है, इस तरह से पूछ देता है, इसलिए बता दिए हम। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाने में क्योंकि ये क्या करता है, वस्तु को दोस्तों बड़ा दिखाता है कोई चीज़ को। दांत के आँख के डॉक्टर, जो कान नाक डॉक्टर है दोस्तों, गला के डॉक्टर, ये भी क्या करते हैं, ये भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो बड़ा दिखता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वाहनों में पार्श्व दर्पण, जो जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं दोस्तों, वहाँ पर, क्योंकि ये पीछे की जो वस्तु होती है दोस्तों, सारी वस्तु को दोस्तों क्या करता है, छोटा करके दिखाता है दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। बाकी अब बात करते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस दोस्तों बिल्कुल आप उससे मिलाकर पढ़ लीजिएगा, किससे, तो दर्पण से मिला करके। अब ये लेंस क्या होता है, लेंस भी दोस्तों आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं उत्तल और एक होते हैं अवतल। जिस तरह से वहाँ पर आप देख रहे हैं ना उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, बिल्कुल लेंस क्या है उसके विपरीत है, बिल्कुल क्या है, लेंस विपरीत है। जैसे वहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण को बोल रहे थे क्या, अपसारी, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग, अभिसारी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस क्या करता है दोस्तों, उत्तल लेंस दोस्तों आपको जो प्रकाश होता है, प्रकाश को दोस्तों केंद्रित करने का, मतलब सिकुड़ने का काम करता है। और जो अवतल लेंस होता है दोस्तों, ये क्या करता है, फैलाने का काम करता है, मतलब कि प्रकाश को दोस्तों एक बिंदु पर दोस्तों सिकुड़ने का काम कौन करता है, तो उत्तल लेंस करता है, इसीलिए उसको हम अभिसारी कहते हैं। और प्रकाश को क्या करता है, जो बिखरने का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, फैलाने का दोस्तों काम कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण, जिसको हम लोग अभिसारी के नाम से जानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर उससे बिल्कुल विपरीत होता है। अब उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर क्या बना था, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका रियल इमेज बनता है, मतलब कि वास्तविक बनता है। वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उससे उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, जैसा कि बताएं। इसीलिए हमारा जो आंख है, आंख देख रहे हैं, कहीं पूछता है कि जो हमारे आंख में जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, यार हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो कैसा होता है, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा। तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। ये दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी किसी भी लेंस दर्पण में प्रतिबिंब अगर वास्तविक बन रहा है तो हमेशा उल्टा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। तो यहाँ जो आप लेंस देख रहे हैं दोस्तों, तो लेंस क्या है, तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों आपका, ये आपका
रियल बनता है और उल्टा आपका उल्टा बनता है। तो हमारी आंख में भी क्या है, उत्तल लेंस है दोस्तों। क्या है, उत्तल लेंस। तो हमारी आंख में क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और अवतल लेंस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्या बनता है, आभासी। तो जब आभासी बन रहा है सर तो क्या होगा, हम समझ गए कि यहाँ पर आभासी बन रहा है तो ये दोस्तों सीधा बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको लेंस भी समझ में आ गया होगा। बाकी वही धंसा हुआ उठा हुआ याद रखिएगा, जैसा वहाँ था परावर्तक पता, वही इससे भी दोस्तों यहाँ भी वही है। अब यहाँ पर लेंस में क्या है कि एक चीज़ याद रखना पड़ता है, पावर याद रखना पड़ता है। लेंस की शक्ति इसको बोलते हैं हम लोग। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है, जैसे बहुत सारे देखते हैं बच्चे क्या होता है चश्मा पहनते हैं और बहुत सारे चश्मा नहीं पहनते, तो उसका भी क्या होता है, पावर होता है। कोई मतलब कि धूप का चश्मा पहनता है तो धूप का चश्मा में तो कोई पावर नहीं होता है। कोई नहीं बोलते हैं कि इतना मेरे चश्मा का पावर इतना है इतना है। तो ये दोस्तों उसी को कहते हैं लेंस की शक्ति बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। एफ मतलब फोकस दूरी। क्या होता है, एफ मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी दोस्तों हमेशा क्या रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। क्या रहेगा आपका, सेंटीमीटर में रहेगा। मान लीजिए कि फोकस दूरी आपको मीटर में दिया है, क्या दिया आपको, मीटर में दिया, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर में चेंज। मान लीजिए कि आपको फोकस दूरी दे दिया 2 मीटर, क्या दे दिया है, 2 मीटर दे दिया है, तो क्या कीजिएगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अपना काम कीजिएगा। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। ये आपको रुकिए एक मिनट, हाँ इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछता है कि जो लेंस है, लेंस की जो शक्ति है उसका मात्रक क्या होता है। तो इसको दोस्तों हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। क्या मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। ये हमेशा आपसे प्रश्न में पूछता है। फिर ये देखिएगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, मतलब उत्तल लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस क्या होता है दोस्तों, आपका निगेटिव होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। बाकी ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, वही लेंस की जो क्षमता मापते हैं हम लोग, क्या मापते हैं, डायोप्टर मापते हैं। जो धूप का चश्मा पहनते हैं धूप से बचने के लिए, उसका जो मतलब कोई भी दोस्तों क्या होता है, पावर नहीं होता, वो 0 डिग्री का मतलब 0 डायोप्टर का दोस्तों उसका पावर होता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं क्या, जो न्यूनतम दूरी होती है, जो हमारे आँख की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम बोलेगा दोस्तों तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, मतलब कि हमारा आँख अधिकतम दूरी दोस्तों इन्फिनिटिव तक देख सकता है, कहीं भी देख सकता है दोस्तों। लेकिन न्यूनतम बोलेगा तो न्यूनतम किसी वस्तु को देखने के लिए दोस्तों आपकी आंख से कम उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होगा, तभी उस वस्तु को आप देख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपने आंख के पास हटा दें तो उस वस्तु को दोस्तों आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। अगर आपको स्पष्ट रूप से देखना है उस वस्तु को तो कम से कम दूरी दोस्तों आपके आंख से क्या होना, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अधिकतम दोस्तों आप अनंत तक देख सकते हैं, याद रखिएगा। वही है कि मनुष्य के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो रेटिना बनता है। और कैसा बनता है, रियल बनता है दोस्तों। और आपका क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, रियल बनता है और उल्टा बनता है। इसको भी याद रखिएगा। वही प्रतिबिंब के बारे में बात किया, चलिए प्रतिबिंब में बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। जैसा कि बताएं कि हम प्रतिबिंब आपको बताएंगे, तो चलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मेरी भाषा को समझिएगा। जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज बोलते हैं। एक होता है आपका काल्पनिक जिसको हम लोग आभासी बोल सकते हैं। यहाँ पर रियल हो गया, मान लीजिए कि आभासी हो गया, क्या हो गया आपका, आभासी हो गया, काल्पनिक हो गया। अब जो रियल इमेज बनेगा दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका हमेशा उल्टा बनेगा। ये जो आभासी होगा हमेशा क्या बनेगा, आपका सीधा बनेगा, हमेशा सीधा। मतलब कि जो वास्तविक है उल्टा बनेगा, जो आभासी वो सीधा बनेगा। ये याद हो गया। अब कभी कभी पूछता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस दर्पण में बनता है, किस लेंस से बनता है, तो बता दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस में सर क्या बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के बारे में बता दिए कि आपका अवतल लेंस से बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा, और समतल दर्पण में दोस्तों क्या बनता है, आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। तो प्रतिबिंब के बारे में दोस्तों इस सारी कुछ बातें हैं, इसको याद करके रखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे हमारा क्या है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्या है, कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। अब हमारा आँख है दोस्तों, मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है, तो इसमें कुछ न कुछ दोस्तों समय अनुसार दोष होता रहता है। तो दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारी आँख में दोस्तों जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मतलब कि जो हमारा आँख में जो बीमारी समझिए, एक तरह कुछ समझिए क्या है, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं मायोपिया। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है, इसको मायोपिया, इसको हाइपर मायोपिया बोलते हैं। हाइपर क्या बोलते हैं, हाइपर मायोपिया। तो ये दोस्तों क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जैसा दोस्तों दोष है उसी के उल्टा क्या करता है, काम करता है। मतलब कि आपको दूर है तो दूर दृष्टि दोष अगर हो गया तो आपको दूर की वस्तु दिखेगी। ये दूर की वस्तु आप क्या है, देखने में सक्षम है, लेकिन निकट की वस्तु देखने में सक्षम नहीं है। निकट की वस्तु आप देखने में सक्षम नहीं है।
मतलब जो दोष रहेगा उसमें आपको वो दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। मतलब कि दूर दोष है आपको तो दूर देख सकते हैं लेकिन निकट नहीं सकते हैं, निकट दृष्टि दोष है आपको तो निकट देख सकते हैं लेकिन दूर नहीं देख सकते हैं। समझ गए हम क्या बोले हैं? जैसा दोष दोस्तों वैसा ही उसका काम है। तो दूर में क्या होगा आपका, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट, दूर की वस्तु को आप स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो सर इसका निदान क्या है? तो इसको निदान करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। निकट में क्या, दूर में क्या करेंगे, उत्तल लेंस का, दूर में उत्तल लेंस का, क्योंकि हमको दूर में दोस्तों निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट की वस्तु को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस का। वहीं निकट दृष्टि दोष में क्या होगा दोस्तों, आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसको कैसे ठीक करेंगे सर? तो इसको ठीक करने के लिए आपके पास अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। क्या करेंगे, अगर आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो चश्मा आपको देगा सर, देगा, उसमें कौन सा लेंस लगा रहेगा दोस्तों, तो अवतल लेंस लगा रहेगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो जैसा काम है वैसा विपरीत दोस्तों इस काम कर रहा है। निकट में तो निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। दूर देखने के लिए क्या चाहिए आपको, अवतल लेंस चाहिए। और दूर में क्या होगा, दूर में दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा, निकट देखने के लिए क्या चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका होता है कुछ दोष और है, रुकिए यहाँ पर नहीं दिया है क्या, नहीं दिया, चलिए बता देते हैं। उसके बाद होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद होता है दोस्तों आपका जिसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, इसमें ना तो आपको दूर दिखेगा, मतलब इसमें ना ही आपको दूर दिखेगा, ना ही इसमें दूर दिखेगा, ना ही आपको निकट दिखेगा, ना ही दूर दिखेगा, ना ही निकट दिखेगा। तो जब समझिए कि आपको नहीं दूर की वस्तु दिख रही है, ना ही आपको निकट की वस्तु दिख रही है, तो समझिए मत दोस्तों क्या है, आपको जरा दृष्टि दोष हो गया। मतलब कि क्या है, आप जरा दृष्टि दोष से दोस्तों ग्रसित है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, तो जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए दोस्तों क्या आता है, तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों बाईफोकल लेंस आता है, जिसको हम द्विफोक्सी बोलते हैं, द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल ही बोलते हैं। द्वि बोल दिया, बाईफोकल बोल दिया दोस्तों, दोनों क्या है, सेम है। इस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेंस में क्या होता है दोस्तों, इसमें अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों होता है। लेकिन इसमें जो बाईफोकल लेंस होता है दोस्तों, इसमें कभी कभी पूछता है कि जो बाईफोकल लेंस में अवतल लेंस की स्थिति क्या होती है, उत्तल लेंस की स्थिति क्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो अवतल लेंस होता है दोस्तों हमेशा ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर होता है। और जो आपका उत्तल, ये अवतल है, और जो उत्तल लेंस होगा दोस्तों क्या होगा, हमेशा नीचे होगा। ये भी याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन चुके हैं इसलिए हम बता दिए। एक होता है दोस्तों अबिंदुकता, ये भी दोष है एक, अबिंदुकता, जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, अबिंदुकता। ये भी क्या है, दोष। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें वस्तु आपको क्षैतिज ऊर्ध्वाधर की वस्तु दोस्तों नहीं दिखती है। तो इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो बेलनाकार। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेलनाकार लेंस का दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चारों आपको दोष बता दिए, चारों आपको समझ में आ गई होगा। अब आप बात करते हैं तरंग दैर्घ्य है, रुकिए यहाँ पर पहले तरंग के बारे में बात करते हैं। तरंग के बारे में दिया है, तरंग दिया नहीं है, लेकिन तरंग, चलिए तरंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो तरंग होते हैं दोस्तों, तरंग होते हैं आपके दो तरह के। एक होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको किसी तरह की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे प्रकाश तरंग है, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग है, गामा तरंग है, रेडियो तरंग है, एक्स तरंग, एक्स किरण है दोस्तों, ये सब जितना भी है दोस्तों क्या है आपका, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं। माध्यम मतलब ठोस द्रव गैस, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको ठोस द्रव गैस की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब कि कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, मतलब गाड़ी घोड़ा है ये सब हम लोग को चाहिए, अगर उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, बिना माध्यम के जा सकते हैं, तो आप कहलाइएगा विद्युत चुंबकीय। लेकिन आपको अगर माध्यम की जरूरत है, मतलब कि जाने के लिए गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, रिक्शा चाहिए, जो भी चाहिए दोस्तों, वो अगर आपके पास चाहिए माध्यम का, तो कहलाता है दोस्तों क्या, आपका यांत्रिक तरंग कहलाता है। और वही यांत्रिक तरंग दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। अब बात होता है कि सर आप विद्युत चुंबकीय तरंग तो बता दिए, लेकिन उसको याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो उसके लिए हम बताते हैं, एक ट्रिक बताएंगे, मतलब कि कैसे याद रखिएगा। कुछ आपका इंग्लिश का जो ABCD पढ़े दोस्तों, उसमें कुछ उसका स्पेलिंग याद रखना है। RMIVUXY, RMIVUXY। आर से क्या हो गया, रेडियो तरंग हो गया। एम से हो गया माइक्रो तरंग हो गया। आई से क्या हो गया आपका, इंफ्रारेड हो गया। यू से दोस्तों हो गया आपका विजुअल, वी है, वी से हो गया आपका विजुअल, यू से हो गया अल्ट्रावायलेट किरण, और एक्स हो गया एक्सरे, मतलब कि हम लोग बोलते हैं एक्स किरण बोलते हैं। और जो वाई दोस्तों ये क्या है, गामा है। क्या है, गामा आप लिखते हैं ना इस तरह से, तो वाई क्या है दोस्तों, गामा है। तो जो जितना भी RMIVUXY दिख रहा है दोस्तों, सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, इंफ्रारेड हो गया, विजुअल हो गया, ये अल्ट्रावायलेट हो गया, ये एक्सरे हो गया, और दोस्तों आपका ये गामा हो गया। तो इस तरह से ये जितने भी तरंग दिख रहे हैं दोस्तों क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश भी क्या है, तो प्रकाश दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना ही ठोस वस्तु चाहिए, ना ही द्रव चाहिए, ना ही गैस चाहिए दोस्तों, वो निर्वात में चल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो अब जो यांत्रिक तरंग है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुधायक तरंग, तो माध्यम के कणों को कंपन करने जो समझिए, यहाँ पर सिंपल समझिए, हमारे शब्दों में छोड़िए। अनुधायक तरंग क्या होता है, तो जब आपको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो भी कोई चीज गति कर रहा है, मतलब गमन कर रहा है, तो दोस्तों जब वो समानांतर गति कर रहा है, क्या कर रहा है, समानांतर गति कर रहा है, मतलब समांतर चल रहा है, मतलब वो कहलाता है अनुधार्ग। और जब दोस्तों क्या होता है, लंबवत चल रहा है, क्या चल रहा है, लंबवत गमन कर रहा है, वो कहलाता है दोस्तों अनुप्रस्थ। क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपसे ये तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल पूछेगा, कौन सी तरंग अनुधार्ग है, कौन अनुप्रस्थ है। तो ध्वनि तरंग, स्प्रिंग, जो तरंग उत्पन्न होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, अनुधार्ग तरंग कहलाता है। जो हवा को देखेगा दोस्तों, हवा क्या होता है दोस्तों, ये समानांतर चलता है, क्या चलता है, समानांतर चलता है। अगर भूल जाइएगा, सिंपल रखिए, ये हमारी धरती है, धरती के समानांतर क्या चल रही है, हवा चल रही है, तो ये क्या है दोस्तों, आपका ध्वनि तरंग है। अनुधार्ग तरंग क्या है, ध्वनि तरंग है, सॉरी ध्वनि तरंग क्या है, अनुधार्ग तरंग है। अनुप्रस्थ क्या है दोस्तों, तो अनुप्रस्थ जो क्या है, लंबवत चल रहा है, क्या कर रहा है, लंबवत रूप से दोस्तों संचरण कर रहा है। तो इसमें दोस्तों आपका आता है प्रकाश, प्रकाश भी दोस्तों क्या है आपका, तो ये अनुप्रस्थ तरंग के श्रेणी में उसको रखा जाता है। तो अब सर कैसे याद रखेंगे, तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये मान लीजिए धरती है, सूर्य कहाँ, यहाँ है, तो कैसे आ रहा है, लंबा आ रहा है, लंबवत आ रहा है, तो समझिए कि क्या है, प्रकाश आपका अनुप्रस्थ है। फिर भी याद नहीं हो रहा है, तो ये अनुप्रस्थ को पकड़िएगा और प्रकाश को पकड़िएगा, अनुप्रस्थ को पकड़िए और प्रकाश को पकड़िए। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्र को पकड़िए, ये प्र को पकड़िए, जहाँ जहाँ प्र मिल गया समझिए वो प्रकाश क्या अनुप्रस्थ है। तो इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। बाकी रस्सी से उत्पन्न तरंग जो होता है, रस्सी को आप नचाते ऊपर नीचे करते हैं दोस्तों, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, पानी में जो उत्पन्न तरंग होता है दोस्तों वो भी क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं तरंग की चाल, तरंग की चाल। तो तरंग की चाल के लिए तो एक फॉर्मूला है, v इक्वल टू होता है एन लैम्डा। ये दोस्तों लैम्डा है, क्या है, लैम्डा है। ये लैम्डा जो होता है तरंग दैर्घ्य, देखा तरंग दैर्घ्य, उसी का दोस्तों क्या होता है आपका, उसको प्रतीक है लैम्डा। तो ये जो आप देख रहे हैं एन क्या है, तो एन दोस्तों आपका तरंग की आवृत्ति है, तरंग की क्या है दोस्तों, आवृत्ति है। टी क्या है, टी मतलब तरंग का आवर्त काल है, आवर्त काल मतलब वही समय है। तो जब भी तरंग की चाल निकालनी है आपको, कितना चाल है तरंग का दोस्तों, तो लैम्डा बटा टी दोस्तों निकाल दीजिएगा, वहाँ पर आपको दिया रहेगा, तो उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं ये। अब आगे बात करते हैं ध्वनि तरंग के बारे में। ध्वनि के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद ध्वनि तरंग के बारे में हम बात करेंगे। तो ध्वनि क्या है, तो ध्वनि के बारे में बता दिए दोस्तों, क्या है ये, अनुधार्ग तरंग है। अनुधार्ग तरंग बता दिए, ध्वनि के चल रहा है तो पृथ्वी के समानांतर चल रहा है, पृथ्वी के समानांतर चल रहा है, तो क्या अनुधार्ग तरंग है। अब जो ध्वनि दोस्तों होती है, इसको एक जगह पे दूसरे जगह जाने के लिए उसको माध्यम चाहिए। मतलब कि आप ध्वनि कैसे, ध्वनि हवा में उत्पन्न कर दीजिएगा, अब हवा में ना चाहिए तो हाथ हो जाएगा, या सॉरी हवा में तो हो जाएगा, आवाज़ थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन वहीं बोलेंगे निर्वात में कीजिए, निर्वात जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आप। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और बिना माध्यम का ध्वनि गमन कर भी नहीं सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में उत्पन्न होगी, तो आपके पास पानी है, गैस है, और आपके पास क्या है, एक लोहा का या किसी चीज़ का, धातु का कोई उसका बर्तन है। अब बोलेंगे इसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि आवाज़ किससे आएगा, ध्वनि मतलब आवाज़ किससे आएगा, तो बोलिएगा सर जो ठोस, मतलब कि जो ठोस वस्तु है, बर्तन है, उससे आएगा। तो जाहिर से यही बात रखना है कि ध्वनि किससे सबसे ज़्यादा होता है, उत्पन्न होता है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्वनि आपका उत्पन्न होता है ठोस में। तो आपको ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सबसे तेजी रूप से गमन करती है, दिया रहेगा लकड़ी, दिया रहेगा आपको पानी, दिया रहेगा ऑक्सीजन, दिया रहेगा स्टील, दिया रहेगा। तो याद रखिएगा स्टील में क्या होता है, ध्वनि बहुत तीव्र गति से दोस्तों क्या करती है, गमन करती है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तभी दोस्तों एग्जाम्पल रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखा, ठोस में क्या होता है, अधिकतम होता है, ठोस के बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद आपका गैस में होता है, सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है। ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकता, निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ मतलब जीरो है। सूर्य चल सकता है, मतलब प्रकाश चल सकता है दोस्तों, लेकिन आपका ध्वनि नहीं चल सकता, ये ध्यान रखिएगा। संचरण के लिए इसको माध्यम कर सकता है, माध्यम वही ठोस, द्रव, गैस। सामान्यतः वायु में क्या ध्वनि की चाल होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों होता है। मात्रक इसका डेसिबल होता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि गति दोस्तों क्या होती है, बढ़ती है। आर्द्रता मतलब जैसे जैसे नमी बढ़ेगी दोस्तों क्या होता है, इसका गति बढ़ता है। ताप भी बढ़ेगा दोस्तों, तो जैसे ताप बढ़ेगा वैसे ध्वनि गति भी बढ़ती है दोस्तों। तो इस सब पे क्या होता है, इसका अनुक्रमानुपाती, मतलब कि अनुक्रमानुपाती क्या होता है दोस्तों, संबंध होता है आर्द्रता का, ताप का, ये भी याद रखिएगा। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि पर। अब बाकी बता दिए क्या अनुधार्ग तरंग है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम कुछ बात करते हैं। अब ध्वनि तरंग है दोस्तों। अब ध्वनि तरंग के बारे में जानिए। ध्वनि जो तरंग होते हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, आवृत्ति के हिसाब से 3 भागों में बांटते हैं। आवृत्ति के अनुसार 3 भागों में बांटते हैं किसको, ध्वनि तरंग को। आवृत्ति जैसे एक होता है अवसरब, एक होता है आपका सरब, एक होता है पारासरब तरंग। तो आवृत्ति जिसकी 20 हर्ट्ज से कम होता है, क्योंकि आवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। अगर पूछेगा आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HZ लिखते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है दोस्तों, वो कहलाता है अवसरब तरंग। ये हम नहीं सुन सकते हैं, ये मनुष्य नहीं सुन सकता है।
सर्व तरंग क्या होता है? तो जिसकी आवृत्ति 20,000 से लेकर 20,000 होता है, 20 से लेकर के 20,000 होता है, वो कहलाता है सर्व तरंग। ये हम सुन सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में ऑडिएबल बोलते हैं। तो ये मनुष्य का कान सुन सकता है। सर्व तरंग हम लोग सुनते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के बीच का जो भी रहेगा वो सुन सकते हैं। पारासर्व तरंग जो 20,000 से अधिक है, जो 20,000 की आवृत्ति से अधिक है दोस्तों, वो कहलाता है पारासर्व तरंग। ये भी हम लोग नहीं सुन सकते। ये जानवर जो होता है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ दोस्तों, इसको सुन सकता है। चमगादड़ देखते हैं जो गति करता है, उड़ता है दोस्तों, वो परासर्व तरंग को ही माध्यम से दोस्तों वो गति करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तरंग की जो आवृत्ति के आधार पर जो बांटा गया है उसको अवसरव, सरव और परासर्व। तो मनुष्य ये नहीं सुन सकता, ये नहीं सुन सकता। कौन सुन सकता है? तो सर्व तरंग सुन सकता है। कौन? सर्व तरंग। आवृत्ति कहाँ से कहाँ? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब हम लोग आते हैं परासर्व तरंग की उत्पत्ति। जो परासर्व तरंग उत्पन्न की जाती है तो किससे किससे दोस्तों? चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, इस सब। डॉल्फिन भी दोस्तों क्या होता है? डॉल्फिन जो देखे हैं वही परासर्व तरंग के माध्यम से दोस्तों गति करती है। डॉल्फिन दोस्तों उसका आंख नहीं होता है, याद रखिएगा, उसके पास आंख नहीं होता, वो देख नहीं पाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। वो परासर्व तरंग के माध्यम से दोस्तों अपने शिकार का दोस्तों शिकार करती है, मतलब जो भी खाने की वस्तु होती है उसके माध्यम से वो करती है। आते हैं विद्युत धारा के बारे में। अब बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। बाकी ध्वनि में और कुछ था, हाँ ध्वनि में एक चीज़ और रह गया है, वो बताना भूल गए। जो ध्वनि है दोस्तों, ध्वनि का कुछ गुण होते हैं। ध्वनि का क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं, उसको ध्यान रखिए। गुण क्या है सर? तो ध्वनि का जैसे मात्रक तो बता दिए हम। तो गुण में 2 याद रखिएगा, प्रबलता, एक याद रखिएगा तीव्रता है। प्रबलता को हम लोग तीव्रता बोलते हैं, प्रबलता को क्या बोलेंगे? तीव्रता। और एक याद रखिएगा जिसको हम लोग पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारत्व, तारत्व बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को पिच बोलते हैं। अब प्रबलता क्या होता है, ये तारत्व क्या होता है? प्रबलता मतलब देखते हैं ध्वनि में क्या होता है दोस्तों। ध्वनि में आप क्या करते हैं? किसी का ध्वनि तेज होता है, किसी का मंद होता है, किसी का ध्वनि तेज होता है, किसी का ध्वनि मंद होता है दोस्तों। तो ध्वनि का तेज मंद सुनाई देना दोस्तों क्या कहलाता है? प्रबलता कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। ये तो हम सब समझ गए। ये तारत्व क्या है? ये जो तारत्व बता रहे हैं, तारत्व क्या है? तो तारत्व दोस्तों होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि जो मनुष्य होते हैं, जैसे मनुष्य में क्या होता है? मेल फीमेल होते हैं, मेल होते हैं और फीमेल होते हैं। तो आपको जो मेल का आवाज़ होता है दोस्तों, थोड़ा सा आपको क्या लगता है? भद्दा लगता है, मतलब कि थोड़ा सा आवाज़ उसका दोस्तों क्या होता है? महिलाओं की तुलना में दोस्तों क्या होता है? मोटा होता है। सिंपल समझिए, महिलाओं की आवाज़ क्या होती है दोस्तों? ये आपका पतली होती है। पुरुषों की आवाज़ दोस्तों ये मोटा होता है। क्यों हो, कैसा होता है? क्योंकि दोस्तों महिलाओं में जो तारत्व होता है, तारत्व जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। महिलाओं में तारत्व ज़्यादा है। तारत्व को दोस्तों हम लोग नापते हैं किससे? आवृत्ति से। मतलब कि महिलाओं में अगर तारत्व दिया रहेगा, आवृत्ति दिया तो दोनों में क्या दोस्तों? ये एक दूसरे के समरूप हैं। अगर बोलेगा कि महिलाओं में क्या है? तारत्व अधिक होने के कारण दोस्तों इनकी आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। और जो पुरुष होते हैं, पुरुष में क्या होता है दोस्तों? तारत्व कम होता है। तारत्व क्या होता है दोस्तों? कम होता है, इसलिए पुरुष की आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। मतलब कि पुरुषों में जो आवृत्ति होती है दोस्तों, आवृत्ति कम होती है, इसलिए क्या है? इससे मोटी होती है। सिंपल समझिए, देखते हैं सुबह सुबह कौवा बोलता है, कौवा ही बोल रहा है आपका, और कोयल ही बोल रहा है। कौवा ही बोल रहा है और कोयल ही बोल रहा है। तब कोयल बोल रहा है दोस्तों, तो आप कोयल की आवाज़ सुनना पसंद कर रहे हैं, लेकिन कौवा का आवाज़ सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो कौवा है उसका आवाज़ थोड़ा भद्दा लग रहा है, मोटा लग रहा है, और कोयल का आवाज़ उससे मधुर लगता है आपको। क्यों लग रहा है? क्योंकि कोयल की जो आवाज़ में दोस्तों है आवृत्ति ज़्यादा है। क्या है? इसमें आवृत्ति ज़्यादा है, मतलब तारत्व इसका ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों इसका आवाज़ पतला लग रहा है आपको। कौवा का क्या है दोस्तों? आपको मोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी आवृत्ति दोस्तों कम है। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तारत्व क्या होता है और प्रबलता क्या होता है। बाकी तो हम ये देख चुके हैं। अब आते हैं विद्युत धारा के ऊपर। विद्युत धारा के ऊपर कोई भी देखते हैं चालक पदार्थ में दोस्तों क्या होती है? धारा प्रवाह होती है। कोई भी चालक पदार्थ होता है, या तांबा का ताड़ हो, एल्युमिनियम का ताड़ हो, चांदी का ताड़ हो, तो उससे जो धारा प्रवाह होता है क्या कहते हैं लोग? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब विद्युत से जो, मतलब कोई भी ताड़ होता है दोस्तों, चालक पदार्थ होता है, उससे धारा जो प्रवाह होती है उसे क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी चालक में दोस्तों आवेश का प्रवाह होता है। आवेश मतलब दोस्तों वही हम लोग जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव वाला है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है दोस्तों क्या कहलाता है? आपका प्रवाह दर कहलाता है। जो धारा का मात्रक आप पढ़े होंगे जब हम पढ़ा रहे थे आधारी राशि, वहीं पर एम्पियर होता है। 1 एम्पियर होता है दोस्तों 1 कूलाम बटे 1 सेकंड होता है। मतलब कि 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है 1 एम्पियर का मान। मतलब कि अगर आपसे पूछ दे कि विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आवेश बटा होता है टी, मतलब क्यू बटा टी होता है। क्या होता है? क्यू बटा टी। क्यू मतलब कूलाम हो गया, कूलाम का क्यू मतलब आवेश हो गया, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम, और टी का मात्रक, टी मतलब समय हो गया, टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बटे सेकंड होता है दोस्तों। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब आते हैं विभवांतर के बारे में। इसमें कुछ बातें और बताएंगे, ऐसा टेंशन मत लीजिए, जो इसमें दिया है उसको बताते हैं पहले।
विभवांतर है। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर का मतलब विभव मतलब कि जो वोल्टेज में जो अंतर होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? विभवांतर बोलेंगे। जो वोल्टेज में जो अंतर होता है क्या बोलेंगे हम लोग? विभवांतर बोलेंगे। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है किया गया कार्य, जो भी काम कर रहा है और उसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, जिसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है वो होता है। मतलब इस विभवांतर को हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। ये वर्क बटा क्या होता है दोस्तों? ये क्यू होता है, वर्क बटे क्यू होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का नाम सुने होंगे, जिसका आप बचपन से नहीं तो लेकिन 9th-10th में आपको पढ़ने के लिए मिलता है प्रतिरोध, और वहाँ पर पढ़ते होंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ओम्स लॉ के बारे में पढ़े होंगे कि ओम का लॉ। तो ओम के लॉ के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम। तो यहाँ पर पहले चलिए ओम के नियम के बारे में पता कर ही लेते हैं कि ओम का लॉ क्या है, ओम का नियम क्या है। तो ओम महोदय ने दोस्तों बताया था कि अगर किसी भी पदार्थ से क्या कर रहे हैं? ओम, अरे मिट गया यार, ये जो ओम है, ओम ने बताया था कि कोई भी मतलब कि तार है, मतलब मान लीजिए कि तार है इस तरह का, समझे, इससे हम क्या कर रहे हैं? धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। क्या है ये? आपका धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें जो भी वोल्टेज मतलब कि जो धारा में कम वेस्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं, और एक होता है रेसिस्टेंस, मतलब कि आपका ये होता है प्रतिरोध। तो जब भी किसी धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो जब इसका ताप निश्चित होता है, जब इसका ताप दोस्तों क्या होता है? निश्चित। टेम्परेचर क्या होता है? अगर कभी पूछ दे आपसे कि ओम्स लॉ मतलब कि ओम के नियम में कांस्टेंट कौन रहता है, तो तापमान दोस्तों क्या होता है? ये कांस्टेंट रहता है। मतलब कि जब भी किसी तार से हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो विभवांतर होता है, विभवांतर का अंतर जो होता है दोस्तों, जो रेसिस्टेंस लगता है, वो जो तापमान होता है, अगर तापमान को हम नियत रखते हैं तो दोस्तों जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? नियमित तरीके से दोस्तों काम करता है। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा? जो प्रतिरोध दोस्तों ये धारा को प्रवाहित होने नहीं देगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यहीं से आपका निकल करके आता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है आपका कि जो धारा होता है वो होता है क्या? तो विभव आपका विभवांतर इंटू क्या होता है? रेफिडेंस होता है, मतलब कि आपका प्रतिरोध होता है। वहीं हम प्रतिरोध का जब निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? आई बटे भी हो जाता है, मतलब प्रतिरोध बराबर क्या होता है? धारा बटे हो जाता है आपका विभवांतर हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा था कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आपका विभव बटे आई बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ विभव क्या है? आपका विभवांतर है, और धारा क्या है? आपका विद्युत। यहाँ पर आई क्या है? आपका विद्युत धारा। दोस्तों इसको भी याद रखिएगा। भी बराबर क्या होता है? तो आई आर होता है। क्या होता है? भी बराबर आई आर। इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आते हैं आगे हम लोग। अब विद्युत शक्ति के बारे में हम लोग वहाँ पर पढ़े थे, कार्य शक्ति ऊर्जा में पढ़े थे, लेकिन यहाँ भी याद रखिए कि जो विद्युत शक्ति होती है, पावर जो होता है, वो विद्युत धारा इंटू क्या होता है? आपका विभवांतर होता है। मतलब कि जो भी होता है, भी इंटू क्या होता है दोस्तों? आपका विभवांतर जो है उसके गुणनफल के दोस्तों बराबर होता है, शक्ति होता है। अब अपने घर में क्या निकालते हैं? घर में आप निकालते हैं वोल्टेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं। क्या हमारे घर में इतना यूनिट बिजली उठा है, तब वो कैसे निकालेगा? देखिए यहाँ पर, तो उसको निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है? वोल्ट। आपको पता नहीं चाहिए कितना वोल्ट का कोई भी आप मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें धारा प्रवाहित होता है, और उसमें कितना समय तक आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं। उसको जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो क्या निकल जाएगा? आपका यूनिट की संख्या निकल जाएगा। यही जो वोल्ट और एम्पियर मिले क्या बन जाता है? आपका वाट बन जाता है। नहीं बोलते हैं कि हमारे घर में 400 वाट का 4 बल्ब या 100 वाट का 4 बल्ब जल रहा है, कितना घंटा चलता है? तो 7 घंटा चलता है। तो मान लीजिए कोई किसी का घर है, मान लीजिए कि आपके घर में क्या है, तो 4 बल्ब है, 4 बल्ब है, ठीक है। वो कितना वाट का है? तो 100 वाट का है। 4 बल्ब का 100 वाट का तो कितना हो गया? 400 वाट हो गया। अब उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं कितना? तो 10 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपसे पूछें कि कितना इसका यूनिट हो जाएगा, कितना यूनिट बिजली खत्म हुआ, तो हम क्या करते हैं कि 400 वाट का आपका बल्ब हो गया, 10 घंटे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जला रहे हैं। अब इसको 1000 से जब भागा मारिएगा दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कितना यूनिट बिजली खत्म हुआ। तो 1 2 3 1 2 3 मतलब कि आपका 4 यूनिट क्या हुआ दोस्तों? बिजली खर्च हुआ। ये भी ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम यूनिट क्या करते हैं? निकालते हैं। तो वाट इंटू घंटा करके आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्या? ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले अपने दिमाग में डाल के रख लीजिए। एक मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसफार्मर जो है आपका ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है कि ये कभी भी आपका एसी डीसी को बदलने का काम नहीं करता। मतलब कि ये धारा को एक धारा से दूसरे धारा में बदलने का काम नहीं। मान लीजिए कभी आपको बोल जाए कि ट्रांसफार्मर क्या एसी को डीसी में बदलता है, तो ये दोस्तों ये ट्रांसफार्मर जो होता है हम लोग जो अपने घर में लगाते हैं या आप सड़क किनारे देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा इसमें कि ये एसी या डीसी को एसी बदलने का काम नहीं करता। मतलब कि अल्टरनेटिव करंट को ना तो डायरेक्ट करंट बदलता है, ना ही डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट बदलता है। तो सर ये करता क्या है?
तो सबसे पहले याद रखिएगा ये दोस्तों जो होता है ये हमेशा ये एसी करंट पे काम करता है, मतलब कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, हमेशा ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा पे करता है। ये प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है दोस्तों, इसके वोल्टेज को दोस्तों अप एंड डाउन करता है, मतलब कि ये जो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी दो तरह का बांट दिया है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज का होता है वो निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को दोस्तों उच्च विभव के प्रत्यावर्ती धारा में काम मतलब कि बदलने का काम करता है। मतलब कि जो लो वोल्टेज होता है दोस्तों, लो वोल्टेज का जो एसी करंट है दोस्तों उसको हाई वोल्टेज के एसी करंट में बदलने का काम करता है। और अगर कोई हाई वोल्टेज का एसी करंट है, हाई वोल्टेज का क्या एसी करंट है, तो इसको क्या करेगा, लो वोल्टेज के एसी करंट में दोस्तों बदलने का काम करेगा। ये एसी मतलब हो गया अल्टरनेटिव करंट, एसी मतलब एयर कंडीशनर मत समझ लीजिएगा, ये अल्टरनेटिव करंट है। तो ट्रांसफार्मर जब भी आपके दिमाग में आए तो याद रखिएगा दोस्तों ये हमेशा एसी करंट में काम करता है, और ये एसी करंट को दोस्तों क्या करता है, लो और हाई करने का काम करता है। इसको भी ध्यान में रखने वाला काम कीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब हम लोग आते हैं आगे अभी खत्म हो गया, खत्म तो हुआ नहीं लेकिन कुछ अभी बातें और बताएंगे। यहाँ पर एक हमको ओम के नियम में बताना छूट गया था। क्या बताना छूट गया सर, तो ओम का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का सम्मोहन होता है, मतलब प्रतिरोध को कैसे हम जोड़ते हैं वो है। तो प्रतिरोध को हम दो तरह से जोड़ते हैं, एक होता है सीरीज में मतलब कि श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है समांतर क्रम में। एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है समांतर क्रम में। अभी होता है क्या सर, तो चलिए हम आपको बताने के लिए प्रयास करते हैं थोड़ा सा। तो इसमें श्रेणी क्रम क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है दोस्तों कि जो प्रतिरोध होता है, जैसे मान लीजिए कि ये धारा है, ये आपका क्या है, इस तरह की जो धारा क्या हो जा रही है, तो ये क्या है दोस्तों, ये श्रेणी क्रम में, क्या है श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में। और जब इसका सम्मोहन कीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 ओम का धारा है, यहाँ पर 4 ओम का धारा दोस्तों गुजर रहा है, तो आपसे अगर पूछ देगा कितना ओम का धारा ये श्रेणी क्रम में गुजर रहा है, तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको R बराबर कितना दिया, 1 R1 2 R1, दोनों को जोड़ दीजिएगा, मतलब 4 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 ओम हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको सम्मोहन करने के लिए दिया तो ये श्रेणी क्रम हो गया। वही समांतर क्रम की हम लोग बात कर लें, समांतर क्रम में क्या होता है, तो समांतर क्रम में दोस्तों क्या धाराएं एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप धारा दिए, अभी ये हो गया इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से आपका ये धारा हो गया, अब यहाँ इस तरह से गुजरा, अब ये हो गया इस तरह से, मान लीजिए कि ऐसे हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या हो गया, धारा इस तरह से यहाँ जा रहा था, ये यहाँ मान लीजिए 4 ओम है, यहाँ भी ये 4 ओम है। अब इससे पूछेंगे कुल कितना ओम खर्च हुआ, तो यहाँ पर ये 4 4 8 मत कर दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। किस क्रम में जुड़ा हुआ, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r, 1/r इक्वल टू होता है जितना आपको धारा दिया है, मतलब 2 धारा दिया था R1, ये R1 था, 1/R1 + 1/R2। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसका लिख करके, मतलब कि जो R1 1 था मतलब 1/4 था और प्लस में 1/4 था। अब इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, इसको जब जोड़िएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 2/4, कितना आ जाएगा 2/4। अब यहाँ पर क्या था, R था, 1/R, तो इसको क्या कीजिएगा, सीधा कीजिएगा, मतलब सीधा करना मतलब इसको ऊपर ले जाइएगा। तो जब इसको पलटी मारे तो ये पलटी मारेगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा R बटा क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा R बटा आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। अब इसको भागा मारें तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों R कितना हो गया आपका, R हो जाएगा दोस्तों आपका 2 ओम हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो रुकिए थोड़ा सा फिर से बताते हैं आपको। जैसे बताएं कि श्रेणी क्रम, इसको हम पतला कर देते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, तो इसमें जो होता है आपका सम्मोहन प्रतिरोधों का दोस्तों क्या होता है, जितना आपको प्रतिरोध दिया रहा है R1 + R2 + R3 जितना भी दिया रहा है सबको क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। इस तरह से होता है श्रेणी क्रम। वहीं बोलेगा समांतर क्रम, क्या बोलेगा आपको, समांतर क्रम बोलेगा। तो समांतर क्रम क्या होगा, तो समांतर क्रम दोस्तों होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/R1 जितना भी आपको दिया रहा है, 1/R2 + 1/R3, इस तरफ जितना आपको दिया रहा है सबको लिख करके इसका एलसीएम निकाल के अंत में जितना आपका परिणाम आएगा दोस्तों क्या कीजिएगा, उसको पलटी मार दीजिएगा। मान लीजिए कि परिणाम आपका आ गया, यहाँ पर आ गया 4/16 आ गया, तो क्या कीजिएगा, इसको पलटी मार दीजिएगा। पलटी मार दिया मतलब इसको जब पलटी मारिए, क्योंकि हमको आंसर दिया रहता है सीधा दिया रहता है, तो इसको लिखेंगे R। जब इसको हम पलटी मारे तो इसको भी क्या करेंगे, पलटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/4, तो 4 से कितना हो जाएगा 16, मतलब क्या हो जाएगा तो आपका 4 ओम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे, कुछ बातें बताएंगे दोस्तों। विद्युत अभी चुंबक पढ़ाना है हमको और इसी में कुछ बताना है। इसमें क्या क्या बताना है, जैसे विद्युत धारा में, तो विद्युत धारा में अभी बताएंगे कुछ यंत्र के बारे में। जैसे आपका होता है, सुने होंगे गैल्वेनोमीटर, क्या सुने होंगे, गैल्वेनोमीटर, इसको लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। अब ये सर क्या हो गया, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है,
तो गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों जो क्या करता है, कोई भी परिपथ में, मतलब कोई भी तार में, मतलब ये तार है तो इस तार में धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब धारा इसमें है कि नहीं है, मतलब इसको छूने पर वो करंट मारेगा कि नहीं मारेगा दोस्तों, इसकी जानकारी दोस्तों देता है ये गैल्वेनोमीटर। मतलब कि हम किसी भी परिपथ में दोस्तों धारा की उपस्थिति की अगर जानकारी लेनी है तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। एक होता है दोस्तों अमीटर। क्या होता है? अमीटर। ये अमीटर क्या होता है सर? तो ये अमीटर होता है जो विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है ये? जो धारा होता है दोस्तों, धारा को मापने का काम करता है कि कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो किससे मापते हैं दोस्तों? हम लोग अमीटर से मापते हैं। ये जो अमीटर होता है दोस्तों, इसको सदैव क्या जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम? सदैव श्रेणी क्रम में दोस्तों जोड़ने का हम काम करते हैं। किसको? अमीटर को। और जो एक आदर्श जो होता है अमीटर, उसका जो प्रतिरोध होता है, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, याद रखिएगा। अमीटर जो धारा को क्या करता है? मापने का काम करता है, और इसको हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक जो आदर्श जो आपका होता है अमीटर, वो क्या होता है? उसका जो प्रतिरोध होता है दोस्तों क्या होता है? शून्य होता है। ये तीन बातें इसको हमेशा दिमाग में डाल करके रखिएगा, भूलिएगा नहीं। उसके बाद बात करते हैं वोल्ट मीटर। क्या बात करते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्या है सर? तो वोल्ट मीटर क्या करता है, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ आपका ए है, मान लीजिए एक बिंदु आपका ये बी है। अब इसके बीच में कितना वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज का जो अंतर होता है, मतलब इसी को मापने का काम करता है कौन? आपका वोल्ट मीटर काम करता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में सदैव क्या करते हैं दोस्तों, घरों में या कहीं भी इसको दोस्तों जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। क्या जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, हमेशा समांतर क्रम में। ये भी याद रखिएगा कि हम लोग अपने घर में जो भी बिजली का कनेक्शन करते हैं दोस्तों, हमेशा क्या करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं। श्रेणी क्रम मतलब दोस्तों कि अगर श्रेणी में आप कोई भी चीज़ को जोड़ के रखे हैं, तो मान लीजिए कि कहीं से अगर टूटता है, कहीं से अगर वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ से खराबी आती है, तो पूरा दोस्तों क्या होगा, आपका घर का लाइट या कुछ भी है सब से जुड़ा हुआ दोस्तों बंद हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं अपने घरों में लाइटों को, पंखों को, जो भी चीज़ है इलेक्ट्रिक सामान, उसको दोस्तों क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि अगर कोई एक खराब हो दोस्तों तो बाकी को दोस्तों उस पर हानि ना पहुँचे। तो इसको हमेशा क्या करते हैं? हम वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और एक आदर्श वोल्ट मीटर के अगर हम प्रतिरोध के बारे में बात करें तो होता है इसका अनंत होता है, मतलब कि इनफाइनाइट होता है। ये भी याद रखिएगा, मतलब अनंत।